बंसल। ओके, चलिए तो हम थे यूनिट 3 पर, विच वॉज अबाउट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था ओनरशिप, मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब ही क्या होता है, जब एक ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर को, उसे ही बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ओनरशिप एक बहुत ही मेजर और कह सकते हैं आप मेन पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। तो हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब उसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक बचा था इस चैप्टर में, विच वाज अबाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब तक एक सेलर खुद ही ओनर नहीं है तो तब तक वो बायर को गुड्स ट्रांसफर, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं ओनर नहीं हूं तो मैं किसी और को ओनरशिप कैसे दे सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज गिवन बाय नॉन ओनर, मतलब मैं ओनर नहीं हूँ उसके बावजूद मैं बायर को ओनरशिप ट्रांसफर या हेलो मैम आपका कैमरा ऑन नहीं है मैम आपका से सर मेरे कैमरा ऑन अभी ठीक है सर? हाँ ठीक है मैम, ओके ठीक है, तो हाँ यहाँ पर हम करने वाले हैं कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, जो ओनर नहीं है वो भी एक अच्छा टाइटल बायर को दे सकता है। तो ये कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जनरल रूल इज दैट ओनली द ओनर ऑफ गुड्स कैन ट्रांसफर द ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर। तो जब तक एक ओनर खुद ओनर नहीं है वो किसी और को ओनरशिप कैसे दे सकते हैं? मेरे पास खुद बाइक नहीं होगी तो मैं किसी और को बाइक कैसे दे सकती हूँ? ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो अगर मैं ही ओनर नहीं हूँ तो मैं किसी और को ओनरशिप कैसे दे सकती हूँ? तो बेसिक रूल, पहला रूल यही है कि एक सेलर अपनी ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद उसका ओनर ना हो। ठीक है, सो इस रूल को हम बोलते हैं लैटिन में नेमो डैट कोड नॉन हैबिट, मींस नो वन कैन नॉट गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। मेरे पास अगर कुछ है ही नहीं तो मैं किसी और को वो चीज दे ही नहीं सकती हूँ। मेरे पास अगर पैसे नहीं तो मैं किसी और को लोन कैसे दे सकती हूँ? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। तो वही यहाँ पे रूल है नेमो डैट गॉड नॉन हैबिट। ये इसका मतलब है मेरे पास जो चीज नहीं है मैं किसी और को वो दे ही नहीं सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बट द बायर इज पुट टू ग्रेट इनकन्वीनियंस एंड लॉस इन दीज केसेस विदाउट हिज फॉल्ट। अब देखिए, बायर ने किसी सेलर से कोई गुड परचेज किया, सेलर ने या तो वो सामान चोरी किया है या तो किसी और का उसके पास वो उसकी गुड है ही नहीं, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है कि वो सेलर का वो गुड है ही नहीं और बायर को तो ये चीज नहीं पता है। अगर बायर को चीज पता है उसके बावजूद वो अगर उससे सेलर से वो चीज खरीदता है तो इसमें बायर की गलती है और उसको उसका नुकसान भरना पड़ेगा। बट बहुत सारे केसेस में, ज्यादातर केसेस में बायर को पता ही नहीं होता कि सेलर के पास उन गुड्स का टाइटल नहीं है। सेलर ये शो करते हैं कि भैया मैं ही ओनर हूँ, मैं आपको गुड्स सेल कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में सेलर ओनर नहीं होता। ये सेलर को पता है लेकिन ये बायर को नहीं पता होता। लेकिन अगर हम इस रूल से चलते हैं कि नो वन कैन नॉट गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट, तो सेलर तो वो दे ही नहीं सकता, लेकिन सेलर ने उसे दे दिया है, बायर ने खरीद लिया है। तो अब अगर लॉ कहता है कि भैया सेलर तो बेच ही नहीं सकता, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? बायर का। सेलर को तो पता है उसने धोखा किया, बट बायर जो उसने सेलर पे ट्रस्ट करके वो चीज खरीदी उसको तो इनकन्वीनियंस हुई। ठीक है, उसको पैसों का भी लॉस होगा, उसे बहुत ही प्रॉब्लम होगी, मतलब हर एक बायर के साथ अगर यही रूल हम अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो उसकी कोई फॉल्ट नहीं है फिर भी उसे बहुत सारी इनकन्वीनियंस उठानी पड़ती है। तो उस चीज से बायर को बचाने के लिए ही है ये वाला टॉपिक, जहां पे टाइटल अच्छा एक बायर को मिल जाता है अगर वो एक सेल हुआ है नॉन ओनर से भी। तो वो कौन कौन से केसेस हैं ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। सो दिस प्रोविजन इज एडेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इनोसेंट बायर। जो बायर्स बेचारे भोले भाले बायर्स हैं, जो सेलर्स के फ्रॉड की वजह से इनकन्वीनियंस उठाते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिस प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स हैज बीन एडेड in the sale of goods act. Okay, so some exceptions have been provided by law. So what are these exceptions? We are going to study in the next slide. But in all those exceptions, अभी जो हम next slide से पढ़ेंगे वो सारे exceptions हैं जहाँ पे non owner भी title buyer को दे सकता है। In those exceptions, the buyer get the better title to goods than what the seller himself possesses. तो seller के पास खुद के पास वो टाइटल नहीं है, बट उसके बावजूद बायर को वो एक अच्छा टाइटल दे रहा है। तो मतलब जो उसके पास खुद नहीं है, मतलब जो हमने यहाँ पे रूल पढ़ा नेमो डैट गॉड नॉन हैबिट, ये उसके एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एंड इन ऑल द एक्सेप्शन एक चीज कॉमन है, वो क्या है? बायर एक्ट्स इन गुड फेथ। जो बायर है उसे नहीं पता है उसके साथ ये फ्रॉड हुआ है और वो अच्छे फेथ में, मतलब उसे नहीं पता कि सेलर का जो टाइटल है डिफेक्टिव है, उसे बिना ये पते हुए वो अच्छे से वो उसको खरीदता है, मतलब एक ट्रस्ट करके सेलर पे वो चीज खरीदता है, तो उस केस में एक्सेप्शंस एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर बायर को पता है कि सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है उसके बावजूद वो चीज उस सेलर से खरीदता है, तो यहाँ पे बायर को कोई रेमेडी कोर्ट नहीं देता, लॉ नहीं देता। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो हम नेक्स्ट एक्सेप्शन में पढ़ने वाले हैं उसमें ये प्रीरिक्विजिट है, मतलब ये रिक्वायरमेंट है पहले ही कि बायर इज एक्टिंग इन गुड फेथ। बायर ने सेलर के ऊपर ट्रस्ट करके उससे वो चीज परचेज किया और बायर को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सेलर का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है। ठीक है,
So let's start with the exceptions. So first exception is transfer of title by estoppel. Transfer of title by estoppel. ठीक है, जब estoppel से टाइटल का ट्रांसफर हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या है, सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है मिस्टर बी और एक पर्सन है मिस्टर सी. सी इज बायर, बी जो है, सपोज ए इज द ओनर ऑफ गुड्स, सी इज द बायर. ए के बिहाफ पर बी जो है सी को बताता है कि ये जो गुड्स हैं मेरे हैं. ए चुप बैठा हुआ, ए ने कुछ नहीं कहा, ठीक है. बी कहता है कि ये जो गुड्स हैं मेरे गुड्स हैं, तुम परचेज करना चाहते हो तो तुम कर लो. सी कहता है ठीक है भैया हम कर लेते हैं, और सी ने वो गुड्स बी से परचेज कर लिए ए के सामने. एक्चुअल ओनर इज ए, ठीक है. तो यहाँ पर क्योंकि बी खुद को ही उसने ओनर, उसके सामने चीज हुई है कि उसने उसको बोला गया कि वो ओनर नहीं है और उसने चीज को एक्सेप्ट किया, वो चुप रहा. अपने एक्ट से उसने ये दिखाया कि कोई और उसका ओनर है, बी उसका ओनर है, ठीक है. सी के सामने कुछ नहीं बोला मिस्टर ए. तो यहाँ पे वो सी को क्या इंप्रेशन दे रहा है कि यस बी इज द ओनर, ठीक है. ए नहीं है, बी ही ओनर है और बी ने उनको सेल किया. तो इस केस में सी विल गेट अ गुड टाइटल, दैट मींस सी विल बिकम द ट्रू ओनर ऑफ दोज गुड्स आफ्टर द सेल. ठीक है, समझ में आ गया. अब इस चीज को पढ़ते हैं हम. When the पहले एग्जांपल पढ़ते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसके बाद आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. A says to B in presence of C, A B को कहता है प्रेजेंस ऑफ C में, that A is the owner of the goods. A कह रहा है B को कि मैं ओनर हूँ, बट एक्चुअल में C is the real owner and he does not contradict the statement. C ओनर है, लेकिन A B को कहता है कि A ओनर है, और C A को चुप भी नहीं कराता, C उसे टोकता भी नहीं है, उसे कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं करता है स्टेटमेंट को. इन दिस केस B buys the good title from A. सो बी ने गुड्स बाय कर लिए ए से, और बी को टाइटल भी, ओनरशिप भी मिल जाएगी, प्रॉपर्टी इन गुड्स भी मिल जाएगा. हियर बी विल गेट अ बेटर टाइटल, ठीक है, क्योंकि ये सब ए के सामने हुआ है, सॉरी सी के सामने हुआ है, और सी ने उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करा है, ठीक है. तो यहाँ पे बी द ओनर, सॉरी द बायर विल गेट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, ठीक है. सेकेंड, फर्स्ट एक्सेप्शन क्लियर है. Now move to the second exception, sale by a mercantile agent. अब यहाँ पे देखो mercantile agent, एजेंट प्रिंसिपल हम कर चुके हैं. एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे लोगों से डील करता है और उसको उनके गुड्स की सेल करवाता है. तो एक्चुअल ओनर इज द प्रिंसिपल, एजेंट इज द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल. एजेंट इज जस्ट डूइंग द वर्क ऑफ प्रिंसिपल, सेलिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, बट एक्चुअल ओनर इज प्रिंसिपल. बट यहाँ पर देखो क्या है, मर्केंटाइल एजेंट मींस एन एजेंट हैविंग इन द बिजनेस ऑफ सच गुड्स एज एजेंट एंड इज ऑथोराइज्ड बाय ओनर टू सेल गुड्स. ओनर ने ही उसे कहा है, प्रिंसिपल ने उसे कहा है कि भैया तुम मेरे गुड्स को सेल कर सकते हो, और जो एजेंट है वो उसी बिजनेस में ही है. सपोज अगर किसी को शूज खरीदते हैं और शूज के बिजनेस में है तो उसको बोलेंगे मर्केंटाइल एजेंट, और अगर वो एजेंट शूज ही सेल कर रहा है तो. बट यहाँ पे हियर द बायर विल गेट द गुड टाइटल ऑफ गुड्स. यहाँ पे बायर को नहीं पता है कि जो एजेंट है वो एजेंट है, ना कि प्रिंसिपल. बायर इज एक्टिंग, और बायर उससे इस तरीके से गुड्स खरीद रहा है कि जैसे वो जो एजेंट है वो ही उसका ओनर है, और एजेंट उसे इसी तरीके से सेल कर रहे हैं कि जैसे वो एजेंट नहीं है, प्रिंसिपल है, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे ऑथोराइज किया है, ठीक है. तो ये काइंड ऑफ फर्स्ट पॉइंट ही है आपका, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल. लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, ठीक है. तो यहाँ पे भी बायर विल गेट द गुड टाइटल बिकॉज प्रिंसिपल ने ही एजेंट को ऑथोराइज करा है कि तुम मेरे बिहाफ पे गुड्स सेल कर सकते हो, लेकिन उसे इस सेल का नहीं पता, ठीक है. तो यहाँ पर क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे ऑथोराइज किया एजेंट को, और एजेंट अगर बिना प्रिंसिपल के परमिशन से कुछ गुड्स को किसी और को सेल करता है, तो यहाँ पे जो बायर है, नया बायर है, वो उसको उसका ओनर माना जाएगा गुड्स का, ठीक है. ही विल गेट द गुड टाइटल ऑफ द गुड्स. नाउ थर्ड एक्सेप्शन इज सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स. देखिए एक फर्म है, लेट्स से एक फर्म है. मैम, हाँ जी सर. मैम आपका कैमरा म्यूट हो गया है. ठीक, अब चल गया सर. ओके. सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स. तो यहाँ पे लेट्स एक पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं. एक फर्म में कुछ पार्टनर्स ने मिलकर एक एसेट खरीदी जिसके वो सारे के सारे जॉइंट ओनर्स हैं. किसी कोई एक उसका ओनर नहीं है, सबके पास सपोज एक लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और 1 लाख की प्रॉपर्टी के 5 ओनर्स हैं, तो वो 20,000 का सबकी ओनरशिप होगी, ठीक है. तो समझ में आ गया. तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में जो भी एसेट है उसके सबके सब को ओनर्स हैं, ना कि कोई एक सिंगल ओनर है. बट कुछ ऐसे गुड्स हैं जो किसी एक पर्सन के पास रखे हुए हैं. 5 पार्टनर में से एक पर्सन के पास, एक पार्टनर के पास वो गुड्स रखे हुए हैं जिसकी हम बात करें. लेट्स से कोई फर्नीचर रखा हुआ है या लैपटॉप रखा हुआ है उसके पास, जो फर्म के काम में यूज होता है, और उसका पोजेशन है एक पार्टनर के पास, जो उसका ओनर सिंगल नहीं है, सबके सब मिलके उस पूरे लैपटॉप के ओनर्स हैं, क्योंकि सारी जो एसेट्स हैं सबकी हैं, जॉइंट ओनर्स हैं उसके, ठीक है. बट यहाँ पर वो जो एक ओनर है, वो अगर जो उसके पास, जिसके पास पोजेशन है उस फर्म के पार्टनर के पास, वो अगर उस गुड को किसी और को सेल कर देता है, तो उस केस में क्या होगा. देखो
If one of the several joint owners of goods has the sole possession of them, बहुत सारे ओनर्स में से किसी एक के घर पे वो गुड्स जैसे रखे हुए हैं, उसके पास उसका पोजीशन है बाय द परमिशन, बाकी सबको पता है कि भैया मिस्टर ए के पास लैपटॉप पड़ा हुआ है या कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है जो फर्म का है और जो सबके जिसके ओनर्स हैं, तो उसको ट्रस्ट करके एक पर्सन को उसका पोजीशन दे रखा है, एक पार्टनर को दे रखा है, एंड दैट पार्टनर सेल्स देम, द बायर बाइज देम फ्रॉम हिम, कोई बायर उससे परचेज कर लेता है या फिर वो जो पार्टनर है किसी को सेल कर देता है उस गुड को विदाउट नोइंग दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल, और बायर को ये नहीं पता कि वो जो एसेट है वो जॉइंट ओनर्स हैं उसके, ना कि एक सिंगल पर्सन के पास है, उसे लगा कि पोजीशन है यही ओनर होगा, तो बायर ने सेलर के ट्रस्ट पर उस गुड्स को सेलर से खरीद लिया, तो इस केस में भी बायर विल गेट द गुड टाइटल, बायर विल बिकम द ओनर ऑफ दोज गुड्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट exceptions will be सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो बायर है उसके पास ये अधिकार है कि वो गुड्स को बाद में उस अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकता है और उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसे ये चीज सेलर को बतानी पड़ेगी। ये है वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब है द बायर और द सेकंड पार्टी हैज राइट टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट और टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों अधिकार है उसके पास। बट इन दिस केस व्हेन अ पर्सन ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ गुड्स, एक पर्सन को पोजेशन मिल गया है अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड ही सेल दोज गुड्स टू अनदर पर्सन, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पर्सन को किन्हीं गुड्स का पोजेशन मिल गया है और दैट पर्सन सेल्स दोज गुड्स टू अनदर पर्सन, मैंने वो गुड्स किसी और को बेच दिए बिना ये सेलर को बताए, बिना दूसरे पर्सन को बताए जहां से मुझे पोजेशन मिला है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती, मतलब इनडायरेक्टली आई एम एक्सेप्टिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे मैंने अब एक्सेप्ट कर लिया है बिना सेलर को बताए, सेलर को एक्सेप्ट वो नहीं, नोटिस नहीं दिया मैंने कि मैंने उसे एक्सेप्ट किया, रिजाइन किया, बिना सेलर को कुछ बताए मैंने वो गुड्स किसी और को बेच दिए, देन द न्यू बायर गेट्स द गुड टाइटल। तो ये एज्यूम हो जाएगा कि मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल ना करके, उसे वॉइड ना करके एक्सेप्ट कर लिया और तब उसके बाद मैंने वो गुड्स बेच दिए, तो मेरे पास ओनरशिप ट्रांसफर होके अब नए बायर के पास आ गई है, तो न्यू बायर विल गेट द गुड टाइटल ओवर दोज गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। अब यहाँ पे क्या है, एक सेलर है उसने सेल कर दिया गुड्स को लेकिन उसके पास अभी भी पोजीशन है तो उसने किसी और को फिर से सेल कर दिया, उस केस में क्या होगा। अब देखो, वेयर सेलर आफ्टर हैविंग सोल्ड द गुड्स कंटिन्यूज टू बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड अगेन सेल्स देम। मैं एक सेलर हूँ, मैंने किसी और को गुड्स दिए, उसने कहा कि भैया मैं आपसे कल ले जाऊंगा, इतने में मैंने क्या करा कि भैया वो गुड्स मैंने किसी और को बेच दिए, उस केस में क्या होगा। एग्जाम्पल, ए बाय सम गुड्स फ्रॉम बी, ए ने कुछ गुड्स खरीदे बी से, आई एम बी, ठीक है, एंड लीव देम विद बी, मेरे पास उसने रखवा दिए थोड़े टाइम के लिए। मीनवाइल उस टाइम पीरियड में मैंने क्या करा, बी सेल्स द सेम गुड्स टू सी, मैंने उन गुड्स को सी को बेचा, सी विल गेट द गुड टाइटल ऑफ द गुड्स। और यहाँ पे जो ट्रू ओनर है मिस्टर सॉरी जो बायर है, पहला वाला बायर है, वो जो है सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे ओनरशिप की बात कर रहे हैं। जो एक्चुअल में जो बायर था पहला, जिसको नुकसान हो रहा है, वो उनसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेलर से यहाँ पे, लेकिन ओनरशिप अब ए के पास नहीं रहेगी, वो किसके पास आ चुकी है, सी के पास आ चुकी है उन गुड्स की। ठीक है, सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल। अब ये देखो, ये जो सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, ये सिमिलर है, बट सेकंड पॉइंट में सेल इज डन बाय सेलर एंड इन थर्ड पॉइंट सेल इज डन बाय बायर। बायर ने सेल के बाद जो उसके पास गुड्स है उनको सेल कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, वेयर गुड्स आर सोल्ड और अग्रीड टू बी सोल्ड, मतलब यहाँ पे दोनों केसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की भी बात कर रहे हैं और एग्रीमेंट टू सेल की भी बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में सेल करेंगे, एंड द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ बायर, और मतलब कंडीशन ये है कि बायर के पास जो गुड्स आ गए हैं, सेल या तो हो चुकी है या भी होगी फ्यूचर में, बट गुड्स उसके पास आ चुके हैं। ठीक है, तो इस केस में बट ओनरशिप हैज नॉट येट पास्ड, लेकिन यहाँ पे अगर ओनरशिप भी बायर के पास आ जाती तो फिर तो कोई मामला ही नहीं था, तब तो किसी को भी करे, कुछ भी प्रॉब्लम करे, कुछ भी सेल करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे बायर के पास गुड्स आ चुके हैं, ओनरशिप अभी तक नहीं आई है, इस केस में ओनरशिप अभी भी फिर किसके पास है, सेलर के पास है। अगर इस केस में बायर किसी और थर्ड पार्टी को गुड्स सेल करता है तो थर्ड पार्टी विल गेट द गुड टाइटल, थर्ड पार्टी विल बिकम द ट्रू ओनर ऑफ दोज गुड्स। So if such buyer resells the same goods to new buyer, तो वो बायर जिसके पास अभी तक ओनरशिप नहीं आई है, वो उन गुड्स को किसी थर्ड पर्सन को सेल कर देता है, तो जो नए बायर्स हैं, they will get the good title of the goods, they will become the true owner from now on. ठीक है, now see the example. A buys scooty on installment from B. A ने स्कूटी ली है B से इंस्टॉलमेंट पे. A sold the scooty to C even before the payment of last installment. तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर पे करता है A, तो A उसका ओनर हो जाएगा स्कूटी का, लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले उसके पास स्कूटी तो आ चुकी है, स्कूटी को वो C को सेल कर देते हैं, तो इस केस में C will become the owner of that scooty. ठीक है, और रही बात A की इंस्टॉलमेंट्स की B को,
तो बी अगर ए बी को पे नहीं करते तो बी ए को सू कर सकता है, कोर्ट में लेकर जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज रीसेल बाय एन अनपेड सेलर। एक ऐसा सेलर जिसको बायर ने पे ही नहीं किया है, तो उस केस में सेलर उन गुड्स को रीसेल कर सकता है, किसी और को दे सकता है, किसी और को बेच सकता है, एंड द न्यू बायर विल बिकम द ओनर, विल गेट द गुड टाइटल। गुड टाइटल का मतलब क्या है यहाँ पे? ही विल बिकम द ओनर, ही विल गेट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब इस एक्ट में क्या है? ओनरशिप। तो बायर विल गेट द ओनरशिप, या फिर हम बोले बायर विल गेट द गुड टाइटल और बायर विल गेट द प्रॉपर्टी इन गुड्स, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट, सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स। ये हमने लॉस्ट एंड फाउंड वाला जो फाइंडर ऑफ गुड्स वाला जो चैप्टर था, ठीक है, बेली बेलर वाला चैप्टर था, उसमें भी किया था कि अगर एक लॉस्ट गुड्स का जो फाइंडर है वो कब गुड्स को सेल कर सकता है, उसके पास एक कब अधिकार है। देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें है ट्रू ओनर इज नॉट फाउंड। जब वो ट्राई करता है फाइंडर ट्रू ओनर को ढूंढने का और ट्रू ओनर नहीं मिल पाता, नहीं ट्रेसेबल है, उस केस में वो गुड्स को सेल कर सकता है फाइंडर। या फिर गुड्स पेरिशेबल गुड्स हैं और अपनी वैल्यू का बहुत सारा पार्ट उनको मेंटेन करने में लग जाता है, तो उस केस में भी जो फाइंडर है बजाय इतना पैसा उन पे लगाने के उसको बेच के अपना अपना जो भी उसका खर्चा हो रहा है उसको उसको ओनर को ढूंढने में या इनको मेंटेन करने में, उससे वो पैसा वसूल कर सकते हैं गुड्स को बेच के। या फिर जो जो ट्रू ओनर है, फाइंडर को ट्रू ओनर तो मिल गया लेकिन ट्रू ओनर ने वो पैसे देने से मना कर दिया, वो कहता है कि नहीं भैया हमें अभी कार चाहिए नहीं। मतलब एक सपोज एक फाइंडर को कार मिलती है, जब वो कार किसी ओनर को लौटाने जाता है कि भैया ये तो आपकी कार है, तो ओनर मना कर देता है भैया अब हमें नहीं चाहिए, हमने तो दूसरी खरीद ली। अब इस केस में फाइंडर क्या कर सकता है? फाइंडर उस कार को सेल कर सकता है अपने खर्चे निकालने के लिए या फिर उसे रख सकता है, मतलब दोनों चीजें यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर भी फाइंडर अगर गुड्स को सेल करता है तो वो जिसको करेगा उसके पास एक गुड टाइटल आएगा, वो उसका ओनर बन जाएगा। सेल बाय अ पॉनी। पॉनी कौन होता है? याद करो, प्लेज के चैप्टर में हमने पढ़ा था, पॉनर वो होता है जो अपने गुड्स को जो किसी से उधार लेता है और उधार के बदले में एज सिक्योरिटी अपने गुड्स पॉनी के पास रखवा देता है। ठीक है। सो जो पॉनी है अगर उसको वो पैसे पॉनर उसे पैसे नहीं देता, उसका जो उधार है उसे नहीं चुकाता, तो पॉनी उन गुड्स को सेल कर देगा। ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, इफ पॉनर और प्लेजर मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेट। अगर पॉनर पेमेंट में डेट की पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो पॉनी के पास ये अधिकार है कि जो गुड्स पॉनर ने उसके पास रखवाए थे उन गुड्स को वो सेल कर सकता है मार्केट में एक रीजनेबल टाइम के बाद। रीजनेबल नोटिस उसे दे दे पॉनर को कि भैया देखो अगर तुम अपने पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गुड्स सेल कर दूंगा। उसके बावजूद अगर पॉनर पैसे नहीं देता तो यस ही कैन सेल दोज गुड्स ऑफ पॉनर। ठीक है। एंड द लास्ट एक्सेप्शन टू दिस ट्रांसफर इज सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी। अभी ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी कौन है? कोर्ट में किसी का केस चल रहा है, ठीक है, कोर्ट ने डिसाइड किया कि भैया जो तुम्हारी प्रॉपर्टी इलीगल है या तुमने जो लोगों को चुकता नहीं करा है पैसा, इंसॉल्वेंट हो गए हो, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी को सेल करके ही उनसे पैसा चुकाया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सेल करेगा प्रॉपर्टी? कोर्ट किसी कुछ लोगों को असाइन कर देता है कि भैया तुम अब मार्केट में जाओ, देखो लोगों से बात करो, एक अच्छी प्राइस पे इस गुड्स को इस प्रॉपर्टी को या किसी भी गुड्स को सेल कर दो जो भी इंसॉल्वेंट की है। ठीक है। तो जो लोग अपॉइंट करता है कोर्ट उनको बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी। Okay, they are appointed by the court to sell the property of an insolvent person. तो जो पर्सन अपने डेट अपने खर्चे जो भी उसकी लाइबिलिटीज हैं उनको चुका नहीं पाता उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो गवर्नमेंट सॉरी कोर्ट क्या करता है? कोर्ट कहता है कि भैया तुम नहीं चुका सकते, ठीक है, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसे बेच के उन लोगों का भुगतान करो। तो उसको बेचने के लिए जिन लोगों को वो ये काम देते हैं, अपॉइंट करते हैं, उनको बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी। ठीक है। तो ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी भी जिसको वो प्रॉपर्टी सेल करेंगे उसके पास वो नए जो बायर्स हैं उनके पास भी उसकी ओनरशिप आ जाएगी, मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगा। ठीक है। एक्सेप्शंस क्लियर है यहाँ पे? चलिए अभी एक्सेप्शंस के बाद दिस टॉपिक ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज ओवर नाउ एंड नाउ लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक व्हिच इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एक्सेप्शंस में बहुत सारे एक्सेप्शंस हमने बहुत जल्दी जल्दी कर लिए हैं, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं है तो फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
गुड मॉर्निंग अंजलि, संजय। एनोनिमस, देखो आपका पूरा सिलेबस, पूरा बिजनेस लॉ ही आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, पूरी बुक आएगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग विकी। मुस्कान चावला, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इसका आइडिया आपको पास्ट ईयर पेपर से लगेगा, तो बेटर बाय पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से पूछे जाते हैं और कौन कौन से रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो कुछ टॉपिक्स मतलब आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो पास्ट ईयर पेपर्स आप खरीदो और उससे आपको बहुत हद तक इस चीज का आइडिया मिल जाएगा। अगर आप उसे पढ़ोगे तो ये सब क्वेश्चन आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। देखो मुस्कान, ये तो अभी टाइम ही बताएगा कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अभी चीजें बहुत अनसर्टेन है। अभी शायद थोड़े टाइम में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, बट फिर भी टाइम के साथ ही चीजें पता लगेंगी। आपको एग्जाम से पहले कन्वे कर दिया जाएगा कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, ठीक है। तो आप दोनों के लिए ही तैयार रहिए। बाकी तो कोरोना जी मालिक हैं, वो बताएंगे कि क्या सिस्टम रहेगा फ्यूचर में। अभी टाइम से पहले कोई कुछ नहीं बता सकता। सनातन झा का एक डाउट है, सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब जो सेकंड पार्टी है उसके पास ये अधिकार है, मतलब एक फर्स्ट पार्टी है और एक सेकंड पार्टी है, तो सेकंड पार्टी के पास ये अधिकार है कि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में उसके पास ये अधिकार है कि या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दे, रिजाइंड कर दे। रिजाइंड का मतलब है खत्म कर दे, ठीक है। अगर अब ये जो सेकंड पार्टी है इसके पास गुड्स हैं, ये सेकंड पार्टी क्या कर रही है, उन गुड्स को सेल कर दिया किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है, बिना उस फर्स्ट पर्सन को बताए कि आपने, जो सेकंड पर्सन है, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट को, जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था आपके लिए, उसको आपने एक्सेप्ट किया है कि उसे रिजेक्ट करा है, ठीक है। तो उस केस में आपने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही किसी और को गुड्स को सेल कर दिया, या तो आप उसे वॉइड कर दो या तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो। तो आपने इन्फॉर्म नहीं किया फर्स्ट पार्टी को और उसके बावजूद आपने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके उसे अपने गुड्स को सेल कर दिया। इस केस में जो थर्ड पार्टी है तो वो उसका ओनर बन जाएगा, मतलब आपके पास से आप ये ज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और आप उसे अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअल में आप अभी ओनर कब बनोगे, जो सेकंड पार्टी है जिसके पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का भी और उससे रिजाइन करने का भी, आप ओनर तब बनोगे जब आप उस गुड्स कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। तो अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया और उसके पहले ही आपने गुड्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए, तो अभी तक आप ट्रू ओनर नहीं हो और आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। तो जो थर्ड पार्टी है ये तो ओनर बन गई और ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने भी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया है। समझ में आ गया सनातन? Anonymous, this is third unit, which is about the contract of Sale of Goods Act 1930. देखो मंस्था, ओके, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल में क्या होता है, जो ट्रू ओनर है, जो ट्रू ओनर है वो उसके सामने ही कोई और पर्सन उसके गुड्स को किसी और को बेच रहा है। मतलब ए ओनर है, ए के सामने मिस्टर बी ए के गुड्स को किसी और को बेच रहे हैं और ए चुपचाप खड़े हुए हैं, मतलब ए हैज अलाउड बी टू सेल दोस गुड्स। तो बी ओनर नहीं है लेकिन ए चुप रहता है, तो मतलब ए ने अलाउ कर दिया बी को कि भैया तुम सेल कर दो। तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल। ए के गुड्स को बी ट्रांसफर कर रहा है और ए चुप है, तो सी जो थर्ड ओनर है, जो सॉरी जो बायर है गुड्स का, उसको वो गुड टाइटल मिल जाएगा। सो दिस इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल। हाँ जी एनोनिमस, सी को इंस्टॉलमेंट देनी होगी क्योंकि सी तो लायबल ही है ना, उसको तो स्कूटी मिल गई तभी उसको वो स्कूटी बेच के उसे पैसे भी मिले होंगे, ठीक है ना। तो सी को तो इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी और अगर वो नहीं देता, जो उसका सेलर है स्कूटी का, वो उसे कोर्ट में लेके जा सकता है, ठीक है। बकुल शर्मा, देखो सारा का सारा पूरी बुक ही इसका सिलेबस है। आपके एग्जाम में पूरी पूरे अब सब्जेक्ट्स आते हैं, टॉपिक्स नहीं आते, ठीक है। चलिए गौरव, गुड। अपर्णा बावरी, देखो हमारा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो चुका है, उसके बाद फर्स्ट यूनिट है, उसके बाद पूरा का पूरा हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुका है और उसके बाद थर्ड यूनिट है जो आज कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे को। अभी नंदिनी कुछ भी ओपन नहीं है एसयूएल में, ठीक है, ना लाइब्रेरी ना एसयूएल। देखो तनु, अगर आप बुक लोगे तो ज्यादा बेहतर है, बुक में थोड़ी और एग्जाम्पल्स होते हैं, सिर्फ नोट्स से काम नहीं चलता। लॉ में आप पेपर में जितने एग्जाम्पल्स लिखोगे उतना ही आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं।
ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स और जिसको आप बुक से ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे कि आपको टॉपिक समझ में, अभी जब मैं बता रही हूँ तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी तो फिर आपको डाउट आ जाएंगे। तो वो डाउट को आपको क्लियर करना है खुद से बुक पढ़ के। बुक के पीछे जो 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 क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करके देखो, तो आपको पता लगेगा कि आपको कितना क्लियर हो रहा है। अपना टेस्ट लेना पड़ेगा आपको पेपर की तैयारी के लिए, तो बुक बहुत जरूरी है तनु, ठीक है। मंजता, मैंने ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय स्टॉपल बता दिया। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। देखो चांदनी ठाकुर, देखो आपको पॉनर वाला चैप्टर अगर याद है तो पॉनर कौन होता है? इसको सपोज एक पॉनर है, मतलब मैं बताती हूँ आपको शॉर्ट में, जल्दी से बता देती हूँ। पॉनर वो इंसान है जो किसी से पैसे उधार लेता है और उस पैसे के उधार के एवज में वो क्या करता है कि भैया कहता है दूसरे पर्सन को, जिसको हम पौनी बोलते हैं, पौनी को कहता है कि भैया तुम मुझे पैसे दे दो और अगर उस पैसे के बदले में मेरे कुछ गुड्स एज अ गिरवी रख लो, ठीक है। अगर मैं पैसे नहीं चुका दो तो तुम उसके मालिक बन जाओगे। मतलब जो पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा, ठीक है, कुछ लोन लेने के लिए आप किसी को कुछ वो दे देते हो, अपने गुड्स गिरवी रखवाते हो। तो ये होता है पॉनर, वो इंसान है जो पैसे लेता है और अपने गुड्स को किसी और को देता है। पौनी वो इंसान है जो पॉनर को पैसे देता है और पॉनर के गुड्स अपने पास रखता है। तो अगर पौनी को कोई पैसे की ईएमआई या कुछ लोन उसका नहीं चुकाता, तो पौनी के पास ये अधिकार है कि उस गुड्स को जो पॉनर ने उसके पास रखवाया उसको सेल कर दे, ठीक है। तो ये होता है ये पॉनर पौनी का रिलेशनशिप। तो पौनी के पास टाइटल नहीं है गुड्स का, टाइटल पॉनर के पास है, पॉनर ओनर है, लेकिन पौनी तब भी उनको सेल कर सकता है और जो जिसको सेल करेगा उसको वो ओनर बना देगा, ठीक है। लॉ काफी हद तक बहुत सारी बुक्स में सिमिलर रहता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है बिजनेस लॉ का। तो आप कोई भी लॉ की बुक ले लो, ऑलमोस्ट सब सेम, एग्जांपल्स तक भी सेम होंगे हर एक बुक में। तो आई एम रेफरिंग रजनी जगोटा, बट इसके अलावा आपको जो भी बुक अच्छी लग रही है, कोई भी बुक आप ले सकते हो बिजनेस लॉ में, क्योंकि लॉ है, पूरा का पूरा एक्ट आपको दे रखा है गवर्नमेंट ने, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो जिसमें आपको ज्यादा एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगती है, आप कोई भी बुक ले सकते हो। मैं आपको जो बता रही हूँ वो रजनी जगोटा है, उसके अलावा आपको जो अच्छी लगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी बुक आप ले सकते हो बिजनेस लॉ की, जिसकी भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है और जिसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स हो, ठीक है। हाँ जी एनोनिमस, ऑनलाइन में भी यही होता है जैसे ऑफलाइन में एग्जाम होता है। अर्चित, मैं आपको सारी की सारी स्लाइड्स दूंगी, बट अभी मुझे एक बार एडमिन से बात करनी है कि वो किस तरीके से मैं कर सकती हूँ, ठीक है। मैं आपको सारी स्लाइड्स दूंगी, मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है, मैंने अपने पास रखने के लिए स्लाइड्स नहीं बनाई है। सारी पीपीटी सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। टेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता अनोनिमस। जो बुक आपको जिसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स हो, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है, 2-3 स्टोर पे जाओ, बुक स्टोर पे 2-3 बुक्स देखो, एक टॉपिक उठाकर देखो जो आपको टफ लगता है, ठीक है। और उसको उस बुक से पढ़ने 2-3 बुक से पढ़ के देखो, जिसमें एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स हैं, उस बुक को परचेज कर लो। हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अभी कर चुके हैं श्रेया, और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नहीं, अभी तक तो कोई ग्रुप नहीं है एनोनिमस बिजनेस लॉ का, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ एनोनिमस कि आपको बुक्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो इरम, नैमो डैट कॉड नॉन हैबिट एक लैटिन स्टेटमेंट है, जिसका मतलब है आप उस चीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते जो आपके पास है ही नहीं, सिंपल। तो ओनरशिप भी इसी बेसिस पे काम करती है। एक सेलर किसी और को ओनर तभी बना सकता है जब वो खुद उन गुड्स का ओनर हो। तो अगर वो खुद ही ओनर नहीं है तो वो किसी और को ओनरशिप कैसे ट्रांसफर करेगा? और इसी के इस एक्सेप्शन हमने पढ़े हैं कि उस केस में जब सेलर के पास ओनरशिप नहीं है फिर भी वो ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है बायर को, और बायर उसका एक्चुअल में ओनर बन गया है, तो वो एक्सेप्शन हमने किए हैं अभी, ठीक है। नहीं काजल, एसएल में भी बुक्स अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन मोड में है सब कुछ, तो आपको एसएल की साइट पर ही सारा मटेरियल मिलेगा, वो भी बुक्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अनुराधा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स एसएल की साइट पर ही मिलेंगे, ठीक है। एसओएल का भी जल्दी ही खुल जाएगा मुस्कान, न्यूज़पेपर और ये सब में आ चुका है, जल्दी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ हाँ, आप ले सकते हो अनुराधा, लास्ट एडिशन भी आप ले सकते हो बुक का। आप ये सारी स्लाइड्स और रिकॉर्डेड क्लासेस एसएल की साइट पर देख सकते हो। अब हम करते हैं टॉपिक अपना नया स्टार्ट, विच इज
परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो इसमें हम इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बड़े सारे टॉपिक कर चुके हैं कवर। हमने कंडीशंस एंड वारंटी किया था, उसके बाद हमने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किया है, और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कंप्लीट हो गया हमारा आज, और उसके बाद वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक व्हिच इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या है, सेलर इज सेलिंग सम गुड्स टू बायर, बायर इज मेकिंग पेमेंट। तो परफॉर्मेंस कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसका परफॉर्मेंस कैसे होगा, जब सेलर गुड्स को बायर को दे देता है और बायर गुड्स की पेमेंट कर देता है। सिंपल यही चीज है, दो चीजें होंगी, सेलर गुड्स दे देता है बायर को और बायर क्या करता है, पेमेंट कर देता है, यही है इसमें सिर्फ। तो यहाँ पे हम जब मतलब दो चीजें हैं यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, दैट मींस डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, डिलीवरी ऑफ गुड्स, और जब बायर सेलर को देता है पेमेंट, पेमेंट फॉर द गुड्स फ्रॉम बायर टू सेलर। तो ये दो चीजों को हम पढ़ेंगे इसमें, और उसमें भी पेमेंट के ऊपर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम बायर टू सेलर टू बायर, क्योंकि पेमेंट तो बहुत सिंपल है, जब पेमेंट हो जाती है तब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो जो ज्यादा कंफ्यूजन होती है डिलीवरी में होती है, तो वो डिलीवरी टॉपिक को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पेमेंट बहुत ही सिंपल चीज है, उसके लिए लॉ में कुछ भी गिवन नहीं है। डिलीवरी को लेके जो जो प्रोविजंस हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। सो मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज, इट इंक्लूड टू थिंग्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय सेलर एंड पेमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद उसकी पेमेंट कर दी। तो ये दो चीजें मिलकर बनाती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का परफॉर्मेंस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन परफॉर्म्ड, कैसे, जब गुड्स बायर के पास पहुंच गई और बायर उसे एक्सेप्ट करके सेलर को पेमेंट कर देता है। तो ये दो चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, समझते हो आप सब क्या होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब उसको लॉ किस तरीके से डिफाइन करता है वो देखो। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मैं कुछ गुड्स का ट्रांसफर कर रही हूँ, मेरे पास से कुछ किसी और को भेज रही हूँ, इसको बोलते हैं डिलीवरी। एंड इट शुड बी वॉलंटरी, ये कोई जोर जबरदस्ती से नहीं हो रहा, मतलब मेरे को कोई कंपाउंड पे रख के कह रहा है कि नहीं तुम्हें तो अपनी कार देनी ही पड़ेगी, उसको डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं बोलेंगे। डिलीवरी क्या है, व्हेन आई एम वॉलंटरली ट्रांसफरिंग और sending my goods to another person or transferring the possession from myself to another person, that will be known as delivery of goods, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स तीन तरीके से हो सकती है, ठीक है, तीन तरीके से हो सकती है। फर्स्ट इज एक्चुअल डिलीवरी, सेकंड इज सिंबॉलिक डिलीवरी, थर्ड इज कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। सिंबॉलिक देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो सिंबॉलिक है एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ दिख रहा है कि डिलीवरी हो रही है, बट एक्चुअल में डिलीवरी हो नहीं रही है। तो स्टार्ट करते हैं एक्चुअल से। एक्चुअल में क्या है, जब पोजेशन गुड्स एक्चुअल में फिजिकली मूव हो रहे हैं सेलर से बायर को, ठीक है। जैसे कि आप स्कूटी कहीं से खरीदने गए, स्कूटी जो शोरूम है वहां से निकल के आपके घर पर आ गई, ठीक है, तो वो होती है एक्चुअल डिलीवरी। आप कहीं पे ऑनलाइन आपने शॉपिंग करी, मिंत्रा से शॉपिंग करी, कपड़े खरीदे, वो कपड़े जब आपके घर पर आ गए उसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। वेयर गुड्स आर फिजिकली हैंडेड ओवर टू बायर, फिजिकली वो मूव होके बायर के पास आ चुके हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। तो हमें तो बस यही पता है कि ऐसे तो होती है डिलीवरी। अब देखिए दो नई चीजें आप पढ़ेंगे इसमें, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। तो सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है, व्हेन गुड्स आर बल्की एंड हैवी एंड नॉट पॉसिबल टू हैंड देम ओवर फिजिकली, जो बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स और बहुत बड़े बड़े चीजें आप खरीदते हैं जो बहुत बल्कि होते हैं, बहुत हैवी होते हैं और उनको फिजिकली मूव करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस केस में क्या होता है, सिंबॉलिक डिलीवरी होती है। देखिए some symbol having means of obtaining possession of goods is delivered, तो कोई इस तरीके का सिंबल आपको दे दिया जाता है कि भैया हमने तो गुड्स दे दिया आपको, वो सिर्फ सिंबल मिला है आपको और ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि आपको गुड्स डिलीवर हो गए, गुड्स डिलीवर नहीं हुए हैं। देखो इसके एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कीज ऑफ गोडाउन, जिस गोडाउन में आपने गुड्स को रखा है, जो आपने बायर को सेल कर दिए, उस गोडाउन की चाबी आपने बायर को दे दी कि भैया ये लो, नाउ इट इज अज्यूम दैट गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू यू। तो एक सिंबल, उन गुड्स का सिंबल क्या हुआ, उस गोडाउन की चाबी, तो आपने चाबी दे दी और ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि डिलीवरी उसके पास हो चुकी है, अब बायर जाने और उसका काम जाने, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं हम इसमें, रेलवे रिसीट, जिसको बिल ऑफ लेडिंग भी बोलते हैं। मैंने कुछ गुड्स शिमला में भेजने हैं बायर के पास में या केरला में भेजने बायर के पास, मैंने क्या किया, उसको रेलवे में रखवा दिया और रेलवे में रिसीट दे दी कि भैया दीज गुड्स शुड बी डिलीवर्ड टू मिस्टर XYZ, ठीक है। तो अब उस XYZ को, जो वो उसकी रिसीट है, रेलवे रिसीट है, मैं XYZ को भेज देती हूँ, ऑनलाइन भेजती हूँ, फोटो भेज देती हूँ। अब वो रिसीट जैसे ही XYZ को डिलीवर हो गई, दैट मीन्स it is assumed that he has got the delivery of goods, तो हम ये मान लेंगे डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गई, लॉ भी ये मान लेगा डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गई। तो ये एक सिंबल हमने दे दिया, हमने गुड्स नहीं ट्रांसफर करने, वो एक सिंबल दे दिया विच रिप्रेजेंट गुड्स, उसका मतलब है कि तुम्हें गुड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज सिंबॉलिक डिलीवरी। एंड थर्ड अब क्या होता है, दिस ऑल्सो अमाउंट टू डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी को भी हम डिलीवरी मान के चलते हैं। थर्ड है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जब एक बायर के बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन उन गुड्स को रख लेता है अपने पास, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी।
अब देखो, when a person who is in possession of goods, जिस पर्सन के पास पोजेशन एंड गुड्स का, वो बायर के बिहाफ पे अपने पास ये गुड्स रख लेता है, बायर उससे अग्री करता है कि भैया ठीक है तुम ही रख लो, ठीक है, बाद में जब जरूरत होगी तो मैं वहीं से ले लूंगा, उस केस में उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब ये एग्जांपल पढ़ो के तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ए सेल्स सम, इसको थोड़ा, यस, A sells to B 100 bags of wheat lying in C's warehouse. C का warehouse है, उस warehouse में रखे हुए हैं wheat के बैग। A ने कहा कि भैया इस warehouse में से 100 बैग तुम्हारे, इतने मुझे पैसे दो। B ने क्या करा, पैसे दे दिए। A ने क्या करा, C को कहा कि भैया इसमें से 100 बैग निकाल के B को दे देना। C ने B से बात करी कि भैया तुमको गुड्स चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। बी ने कहा कि भैया अभी रहने दो, जब हमको जरूरत होगी तब हम तुमसे ले लेंगे। तो क्या हो गया, सी और बी के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि गुड्स जो है सी के वेयर हाउस में वहीं थे, वहीं रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बायर ने भी कहा कि भैया अभी तुम ही रख लो, जब हमें जरूरत होगी हम तब ले लेंगे। तो दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो जो ऊपर लिखी हुई थी एग्जाम्पल से पहले। When a person who is in possession of goods, यहाँ पे possession of goods में कौन है, C, जो warehouse का बंदा है, C के possession में goods है, he acknowledges to hold the goods on behalf of buyer। अब buyer के behalf पे वो ही goods रख रहा है, buyer की assent से, consent से, तो यहाँ पे ये क्या डिलीवरी हो गई, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मतलब A की तरफ से डिलीवरी हो चुकी है, एक्चुअल डिलीवरी हुई नहीं है, लेकिन B उस चीज के लिए अग्री कर दिया, तो ये माना जाएगा कि A has delivered the goods to B, that means goods has been delivered from A to B। ठीक है, so these are the 3 modes of delivery। चलिए 5 मिनट का ब्रेक ले लें, 12 बज गए हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से रिज्यूम करते हैं हमारी क्लास। ठीक है, चलिए।
तो चलिए स्टूडेंट्स रिज्यूम करते हैं हमारी क्लास। हाँ, तो हम कर चुके थे मीनिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ डिलीवरी। इन दिस देयर आर 3 मोड्स, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, रूल्स एज टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब देखिए क्या क्या रूल्स हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स से लेकर, किस केस में क्या करना चाहिए, किस केस में कौन लायबल होगा किस चीज के लिए। तो ये सब अब हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में। ठीक है, तो बहुत सारे रूल्स हैं, ध्यान से शांति से बैठ के सुनो और पढ़ो। ठीक है, उसके बाद बुक में देखना। डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशन। कॉन्करेंट का मतलब होता है जो साथ में होती है। डिलीवरी तभी आपको मिलेगी जब आप पेमेंट करते हो। ठीक है, तो बोथ आर कॉन्करेंट कंडीशन। सेलर नीड नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस बायर इज विलिंग एंड रेडी टू पे फॉर देम। जब तक बायर पे करने के लिए तैयार नहीं है तब तक सेलर को डिलीवरी करने की कोई जरूरत नहीं है। That means buyer should be ready to pay the price in exchange for possession of goods. अगर buyer को डिलीवरी चाहिए, goods का possession चाहिए, तो he should be ready to pay the price for the goods, and the seller should be ready to deliver the goods in exchange for payment for them. अगर seller को उसका प्राइस चाहिए तो उसे डिलीवरी के लिए रेडी रहना चाहिए। समझ में आ गया? तो डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशन, दोनों साथ में चलेंगे। अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग है तो दूसरी करने की कोई जरूरत नहीं है, सेकंड पर्सन उसके लिए लायबल नहीं है। तो अगर पेमेंट नहीं हो रही है बायर की तरफ से तो सेलर डिलीवरी के लिए लायबल नहीं है। सेलर की वजह से डिलीवरी नहीं हो रही है सेलर की साइड से, तो बायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स। सिंपल। ठीक है, सेकंड रूल इज डिलीवरी में बी ईदर एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। तीनों में से कोई भी तरीके की डिलीवरी हो उसे डिलीवरी ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। इट शुड हैव द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर। जैसे कि हमने पढ़ा था एक्चुअल में जो डिलीवरी है गुड्स की जो पोजीशन है बायर को मिलता है। सिंबॉलिक में अभी तक नहीं मिला, कंस्ट्रक्टिव में भी नहीं मिलता, वो थर्ड पार्टी के पास गुड्स रह जाते हैं। तो इन दोनों केसेस में भी ये माना जाएगा कि गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द बायर, गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ द बायर। ठीक है, तो किसी भी तरीके की डिलीवरी का मोड आप चूज करो, इट हैज बीन अज्यूम्ड, इट विल बी अज्यूम्ड दैट गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू बायर और द बायर इज इन पोजीशन ऑफ दोस गुड्स नाउ। ठीक है, तो तीनों टाइप ऑफ डिलीवरी में सेम आपको ट्रीटमेंट मिलेगा कि हाँ, आप अज्यूम करोगे कि हाँ भैया डिलीवर हो चुका है। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, जब आप डिलीवरी जैसे कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में किसी ने गुड्स मांगे हैं, उसको आप पार्ट डिलीवरी करो, अभी कुछ चला जाएगा बाद में कुछ चला जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, अ डिलीवरी ऑफ गुड्स इन पार्ट्स बिकॉज ऑफ लार्ज क्वांटिटी यू आर सेंडिंग, यू एज अ सेलर आर सेंडिंग गुड्स टू द बायर इन पार्ट्स इन इंस्टॉलमेंट्स, so that is treated as delivery of the whole for the purpose of passing the property in such goods. अब आपने अगर एक लॉट भेज दिया, मतलब आपको 5 लॉट में क्वांटिटी भेजनी है बायर को, उसमें से आपने एक लॉट भेज दिया, उसको डिलीवर हो गया, उसी टाइम पे मान लिया जाएगा कि ऑल द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द बायर। व्हाई? बिकॉज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर। तो जैसे ही डिलीवरी होगी ये मान लिया जाएगा कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो चुका है, तो इसलिए हम सिर्फ एक लॉट के बेसिस पे मान लेंगे कि पूरा लॉट डिलीवर हो गया, सारे गुड्स डिलीवर हो गए, उसी टाइम पे ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। नेक्स्ट इज buyer to apply for delivery. Buyer to apply, okay, आवाज आ रही है ना? Buyer to apply for delivery. अब इसमें देखो क्या है, seller of good is not bound to deliver the goods until buyer applies for delivery. देखिए डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए रिक्वेस्ट कौन करेगा भैया? बायर करेगा, सेलर नहीं करेगा। सेलर का काम था बेचना, उसने बेच दिया, अब उसको गुड्स को अपने पोजीशन में लेना बायर का काम है। ठीक है, तो बायर जब तक डिलीवरी के लिए अप्लाई नहीं करेगा तब तक सेलर की कोई ड्यूटी नहीं बनती कि उन गुड्स को बायर तक भेजे। ठीक है, एंड इफ बायर फेल्स टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर फॉर नॉन डिलीवरी। अगर बायर, या तो बायर सेलर को बोले कि भैया तुम डिलीवर करवा दो, पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन ये बायर को बोलना पड़ेगा सेलर को। सेलर की कोई ड्यूटी नहीं है उन गुड्स को बायर को डिलीवर करने की। ठीक है, और अगर बायर ये रिक्वेस्ट अप्लाई नहीं करता सेलर से, तो वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकता नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए। तो सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स इफ बायर फेल्स टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी। तो डिलीवरी के लिए, डिलीवरी गुड्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इट इज द बायर एंड नॉट सेलर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेस ऑफ डिलीवरी। आई थिंक मेरा एक पॉइंट इसमें नीचे चला गया है। चलिए, प्लेस वेयर गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड इज जनरली अग्रीड बिटवीन द पार्टीज। देखो गुड्स कहाँ पे डिलीवर होंगे, दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड कर लेती हैं, सेलर और बायर मिलके कि भैया यहाँ पे होगा। सेलर कहता है ठीक है भैया, दोनों ने अग्री कर लिया। बट
अब इफ देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट और रिगार्डिंग प्लेस ऑफ डिलीवरी कि गुड्स कहाँ डिलीवर करने, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, उस केस में लॉ क्या कहता है, कहाँ पे गुड्स होने चाहिए इस टाइम पे, द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल, जहां पर सेल हुई है वहां पर गुड्स डिलीवर होने चाहिए, वहां पर गुड्स होने चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ पे डिलीवर होंगे इसका कोई मेंशन नहीं है, कुछ भी स्पेसिफिसिटीज नहीं है, तो गुड्स कहाँ पर डिलीवर करने हैं, जहां पर खड़े होकर बायर और सेलर में एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल का, वहां पहुंच जाए गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट मेरे इसमें दिख नहीं रहा है। इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स, जो अभी बने नहीं है फ्यूचर में बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया बायर और सेलर का कि भैया जैसे ही ये चावल यहाँ पे उगेगा इसमें से 100 बोरी आपको मिल जाएंगी, तो ये है फ्यूचर गुड्स। द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस, तो उन गुड्स को वहां पे होना चाहिए जहां पर वो मैन्युफैक्चर हुए या फिर जहां प्रोड्यूस हुए या फिर जहां पे ग्रो हुए हैं। ठीक है, so this is the concept of place of delivery. Normally it is settled where the delivery should be, where the goods should be delivered. तो place हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में पहले मेंशन होती है कि कहाँ पे डिलीवरी होगी, और अगर मेंशन नहीं है तो जहां पर गुड्स बनेंगे या फिर मैन्युफैक्चर होंगे वहां पर गुड्स होने चाहिए, या फिर जहां पे एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल का, वहां पर गुड्स होने चाहिए अवेलेबल, मतलब उसका होगा कि डिलीवरी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी कब किस टाइम पर होनी चाहिए, गुड्स शुड बी डिलीवर्ड विद इन द फिक्स टाइम। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिखा है कि 10 दिनों के अंदर गुड्स बायर का तो पहुंच जाएंगे मैक्सिमम, तो विद इन 10 days इट शुड रीच टू द बायर। ठीक है, सो फिक्स टाइम का मतलब है विच इज गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ नो टाइम फ्रेम इज गिवन देन द टाइम पीरियड वी टेक इज रीजनेबल टाइम, कि एक सही टाइम में हमको वो गुड्स को डिलीवर कर देना चाहिए। डिलीवरी within a reasonable time if no mention in contract में कुछ भी mention नहीं है, then you have to deliver the goods within a reasonable time. Delivery should be in reasonable hours and not at odd hours. ऐसा नहीं है कि आप डिलीवरी कर रहे हो किसी को रात को 12 बजे उसके घर पे बेल बजा रहे हो कि भैया डिलीवरी तुमने ये करा था ऑर्डर, ये लो डिलीवरी, नहीं, इट शुड बी इन नॉर्मल रीजनेबल आवर्स एंड नॉट एट ऑड आवर्स। बिल्कुल एक अजीब से टाइम पे आप डिलीवर ना करो, नॉर्मल बिजनेस आवर्स में नॉर्मली कहा जाता है कि उसमें डिलीवर होना चाहिए। सो दिस इज द टाइम ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट इज गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ पर गुड्स तीसरी पार्टी के हाथ में। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, no delivery by seller to the buyer unless and until such third person acknowledges to the buyer that he hold the goods on his behalf. तो यहाँ पे जो गुड्स हैं तीसरी पार्टी के पास है, तीसरी पार्टी कौन सी है, वो ये कोई वेयर हाउस वाला हो सकता है जिसमें सेलर के गुड्स रखे हुए हैं। तो सेलर की तरफ से बायर को डिलीवरी नहीं मानी जाएगी जब तक थर्ड पर्सन जिसके पास वो गुड्स का पोजीशन है वो अग्री नहीं करता उन गुड्स को अपने पास रखने की ऑन बिहाफ ऑफ बायर। तो बायर के बिहाफ पे ये जो थर्ड पार्टी है उसने गुड्स अपने पास रखे हुए हैं लेकिन उसने बायर को बताया नहीं है, उस केस में इसको डिलीवरी नहीं माना जाएगा। डिलीवरी कब माना जाएगा सेलर से बायर तक, जब ये थर्ड पर्सन बायर की परमिशन से गुड्स अपने पास रखेगा, बायर के बिहाफ पे अपने पास रखेगा और बायर को इस चीज की नॉलेज है। ठीक है, उस केस में भी इसको डिलीवरी माना जाएगा। ऑल्दो गुड्स हैव नॉट येट बीन डिलीवर्ड टू बायर, गुड्स अभी तक बायर तक पहुंचे नहीं है, बट स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज डिलीवरी फ्रॉम गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। ओके, नाउ एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। अब ये डिलीवरी का खर्चा उठाएगा कौन, अनलेस अदरवाइज अग्रीड द एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी शैल बी बोर्न बाय द सेलर। सेलर इस खर्चे को उठाता है और बाद में इसको बायर से वसूल लेता है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में हु विल बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, इट इज द सेलर। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और अग्री हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन अगर नथिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देन दोज एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी विल बी बोर्न बाय द सेलर। ओके, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अगर कोई गलत क्वांटिटी डिलीवर हो गई है बायर को तो उस केस में क्या होगा, देखो फर्स्ट केस है व्हेन डिलीवरी इज शॉर्ट, व्हेन द क्वांटिटी इज डिलीवर्ड इन शॉर्ट, मतलब यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ शॉर्ट डिलीवरी। शॉर्ट डिलीवरी में क्या है, आपने 100 किलो कोई चीज मंगवाई थी, उसमें से 90 किलो आपके पास आ गई, 80 किलो आपके पास आई है, 20 किलो अभी तक रह गई है, तो ये क्या है, शॉर्ट डिलीवरी। क्वांटिटी विच यू हैव ऑर्डर्ड इज डिलीवर्ड बट इन लेसर क्वांटिटी। ठीक है, सो दिस इज शॉर्ट डिलीवरी।
सो बायर हैज द ऑप्शन टू रिजेक्ट द होल लॉट, जो 80 किलो भी उसको मिला है उस पूरे को रिजेक्ट कर सकता है, या फिर उस 80 किलो को एक्सेप्ट कर ले और कॉन्ट्रैक्ट रेट जो हुआ था, मतलब पर केजी के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट फिक्स हुआ था उसके हिसाब से 80 केजी का प्राइस उसे दे दे। तो दोनों केस में बायर के पास या तो उसे एक्सेप्ट कर ले, उसके हिसाब से पैसे दे दे, या फिर उस डिलीवरी को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट डिलीवरी का केस। अब कभी कभार भैया गलती से ऐसा भी होता है कि आपने 10 किलो मंगवाया था, आपके पास 15 किलो पहुंच गया, उस केस में क्या होगा, क्या है बायर के पास अधिकार या फिर उसकी लायबिलिटीज। इन केस ऑफ एक्सेस, उसको बोलते हैं एक्सेस डिलीवरी, द डिलीवरी द क्वांटिटी विच यू हैव डिमांडेड यू हैव रिसीव्ड क्वांटिटी मोर देन दैट। अगर आपने 10 किलो ऑर्डर करा था, आपको 15 किलो 11 किलो 12 किलो क्वांटिटी मिलती है, तो उसको बोलते हैं एक्सेस डिलीवरी। इन दिस केस ऑल्सो बायर में रिजेक्ट द होल क्वांटिटी। बायर कहेगा भैया तुमने 10 के बजाय 11 कैसे भेज दिया, मैं तो 11 का 11 नहीं लूंगा। ठीक है, तो उसके पास वो पूरा क्वांटिटी को रिजेक्ट कर सकता है, मतलब बहुत ही बेवकूफ बायर होगा शायद ये। ठीक है, हम लोग होते तो शायद नहीं करते ऐसा, और जस्ट रिजेक्ट द एक्सेस क्वांटिटी। या तो वो ऐसा कर सकता है कि पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दे, या फिर वो ऐसा कर सकता है भैया उसमें से इसको जितना चाहिए था, जितना उसे ऑर्डर किया था, 10 क्वांटिटी करी थी, 10 अपने पास रखे, बाकी वापस भेज दे सेलर को। सो इफ ही एक्सेप्ट्स द होल गुड्स ही हैज टू पे फॉर ऑल द गुड्स एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। और तीसरा ऑप्शन भी उसके पास, जितना आ गया उसके पास 10 किलो किया था, 15 किलो आ गया, अब उसके पास ये ऑप्शन है कि भैया आ ही गया तो चलो ले ही लेते हैं, बाद में लेना पड़ेगा, अभी ले लेते हैं, 15 किलो आ ही गया। तो इस केस में उसको 15 किलो के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, ना कि 10 किलो के हिसाब से। सिंपल एक्सेस डिलीवरी का समझ में आ गया। यहाँ पे उसके पास 3 ऑप्शन है, पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दे, जितना उसे चाहिए उतना एक्सेप्ट कर ले, बाकी सेलर को वापस कर दे, और तीसरा पूरा का पूरा लॉट एक्सेप्ट कर ले और एक्स्ट्रा अमाउंट भी जो बनता है उसको भी पे करके। ठीक है, नाउ इफ गुड्स आर डिलीवर्ड, if goods delivered are mixed with goods which are not bought by the buyer। अब देखिए आपने मंगवाई थी चीनी, सेलर ने आपको चीनी के साथ नमक के भी 2 पैकेट भेज दिए, तो ये क्या है, मिक्स्ड गुड्स। जितना मंगवाया था वो तो आ ही गया, उसके साथ में कोई और गुड्स के साथ में भी कुछ और गुड्स भी उसके साथ में आ गए, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड गुड्स। ठीक है, इन केस ऑफ मिक्स्ड गुड्स द बायर में रिजेक्ट द अनबॉट गुड्स ओनली और में रिजेक्ट द होल। तो पूरा का पूरा ऑर्डर रिजेक्ट करने के पास उसका ऑप्शन उसके पास चारों केसेस में है, तीनों केसेस में है। ठीक है, तो या तो पूरा का पूरा जो गलत डिस्क्रिप्शन, गलत और क्वांटिटी आ गई, सॉरी गलत गुड्स आ गए, उसको पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दे, या फिर जो सही है उसको रख ले और जिसने नहीं खरीदा है उसको वापस कर दे। ठीक है, या तो जो दोनों है उसको दोनों को एक्सेप्ट कर ले, और जो दूसरा गुड है जो उसने परचेज नहीं करा उसकी पेमेंट भी सेलर को कर दे। तो यहाँ पर भी उसके पास तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जब भी आप लॉ को पढ़ रहे हो सके जितना हो सके उसे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ लिंक करके पढ़ोगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी जितना पॉसिबल हो। ठीक है, रूल्स एज टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो नेक्स्ट रूल है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। जब डिलीवरी आप इंस्टॉलमेंट में करते हो, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, बायर इज नॉट बाउंड टू रिसीव द डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट। देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भैया बायर को जो है गुड्स जो है इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे करके डिलीवर होंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किस तरीके से डिलीवरी होगी, इंस्टॉलमेंट पे होगी या होल thing should be given in one go, then buyer is not bound to receive the delivery by installment। तो अगर इंस्टॉलमेंट में है तो कॉन्ट्रैक्ट में होगा, इंस्टॉलमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उसमें सेलर उसको इंस्टॉलमेंट पर नहीं भेज सकता बायर को। बायर आपको पास अगर कोई चीजें इंस्टॉलमेंट्स पे आ रही है तो उसे वो रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो इफ बोथ पार्टीज अग्री देन ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड फॉर सेपरेटली। इंस्टॉलमेंट के केस में सपोज आपके पास जो गुड्स आने 10 इंस्टॉलमेंट्स में आने हैं, उसमें से 5 इंस्टॉलमेंट्स आ चुकी हैं आपके पास, 5 अभी रहती है, तो 5 जैसे जैसे एक इंस्टॉलमेंट आती रहेगी उसकी उतनी आप पेमेंट करते रहोगे। फॉर एग्जांपल आपने 100 किलो व्हीट मंगवाया, वो 20-20 किलो के हिसाब से इंस्टॉलमेंट पे आ रहे हैं, तो जैसे ही 20 आया 20 की पेमेंट कर दी, नेक्स्ट वीक में 20 केजी और आ गया तो उसकी फिर से पेमेंट कर दी। सो इफ बोथ पार्टी अग्री देन ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड फॉर सेपरेटली। तो हर एक इंस्टॉलमेंट अलग से पे करी जाएगी अगर दोनों पार्टीज अग्री करती हैं तो। एंड इफ देयर इज अ ब्रीच बाय एनी पार्टी इन एनी इंस्टॉलमेंट, देखो इंस्टॉलमेंट ज्यादा है, दोनों की तरफ से ब्रीच हो सकता है, सेलर की तरफ से भी हो सकता है, बायर की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि सेलर जो है अपने गुड्स को इंस्टॉलमेंट भेज रहा है तो वो कोई भी गुड्स को वापस अपने पास रख सकता है, बायर पेमेंट रोक सकता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द डिसीजन विल बी टेकन एज टू वेदर सच ब्रीच अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ होल कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ इट। अगर दोनों में से कोई भी पार्टी इंस्टॉलमेंट के केस में धोखाधड़ी करती है, ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट का, तो इस केस में डिसीजन विल बी टेकन बाय द कोर्ट वेदर टू ट्रीट द होल प्रोजेक्ट एज ब्रीच और टू ट्रीट अ पार्ट ऑफ इट एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो या तो हमें पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, ठीक है, या तो कोर्ट कहता है जितना काम हो चुका है, जितने इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी हैं उसको मानो, बाकी सब खत्म करो। तो ये है इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज में।
डिलीवरी टू कैरियर और वॉर फिंगर। देखो वॉर फिंगर टर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो शिप को मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं वॉर फिंगर, ठीक है। डिलीवरी टू कैरियर, कैरियर अगर आप कंपनी किसी और के थ्रू डिलीवर कर रहे हो, किसी एजेंट के थ्रू, किसी और कंपनी, लॉजिस्टिक्स कंपनी के थ्रू, तो उसके क्या रूल्स हैं, उसको बोलते हैं कैरियर। और वॉर फिंगर क्या है, जो शिप्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। सो डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर और वॉर फिंगर इज डीम्ड टू बी द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर। तो जैसे ही गुड्स ने कैरियर में अपना सामान रखवाया भैया कि भैया आप अब उस स्टेट में जाओ और ये गुड्स फिर अब बायर को परचेज करना है, बायर को दे देना, उस केस में it will be assumed that delivery has taken place। तो हम assume करेंगे आपने अपने गुड्स, सेलर ने अपने गुड्स कैरियर को दे दिए। अब जैसे ही जिस पॉइंट पे कैरियर को देती है उसी पॉइंट से जो 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 डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो स्टार्ट हो जाएगी, मान ली जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ट्रेन से भेजते हैं तो ट्रेन में गुड्स रखवाते ही आपका जो है डिलीवरी मान ली जाएगी, दैट यू हैव डिलीवर्ड द गुड्स टू द सेलर। एरोप्लेन में रखवा लिए तो उसी टाइम पे जैसे ही एरोप्लेन में रखे गए गुड्स मान लिए जाएंगे। किसी ट्रक या किसी और व्हीकल से अगर आप गुड्स भेज रहे हैं बायर को, उस केस में भी कैमरा हिल गया, हाँ एक मिनट। तो जैसे ही सेलर से गुड्स किसी कैरियर तक पहुंचते हैं उसके बाद ही ये मान लिया जाएगा, कैरियर के पहुंचने के टाइम पर ये मान लिया जाएगा कि नाउ गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड फ्रॉम द बायर, फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो मान लिया जाएगा कि बायर तक गुड्स पहुंच चुके हैं, डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है। The seller must make a reasonable contract with the carrier or wharfinger for safe transmission or custody of the goods। अब उसने जो सेलर था उसने कैरियर को और वॉर फिंगर को अपने गुड्स दे तो दिए, बट सेलर ने ये इंश्योर करा हो कि जो गुड्स हैं बायर के वो उसमें से चोरी ना हो, उसके साथ कुछ भी फ्रॉड ना हो और वो सही सलामत बायर तक पहुंच जाए, ठीक है। सो सेलर मस्ट बी मेक कॉन्ट्रैक्ट विद कैरियर और वॉर फिंगर फॉर सेल ट्रांसमिशन और कस्टडी, फॉर सेफ ट्रांसमिशन और कस्टडी ऑफ गुड्स। तो सेफ हो, कस्टडी सेफ ट्रांसमिशन हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बस यही इंश्योर करना था इसमें, डिलीवरी टू कैरियर बाय और वॉर फिंगर। If fails to do so, the lost are lost to damage. The buyer may decline to accept the delivery or hold the seller liable for such damages। अगर गुड्स बीच में नुकसान हो जाता है या कुछ चूहे खाते हैं उसको, कुछ डैमेज हो जाता है, तो अगर आपने तो अगर कुछ गुड्स या कुछ डैमेज हो जाते हैं कैरियर में, तो बायर के पास ये अधिकार है कि वो सेलर को सू कर सकता है डैमेजेस के लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं बायर के पास डिलीवरी आ चुकी है, उनके घर के नीचे है, वो लेने से उसे मना कर देते हैं, ठीक है, रिफ्यूज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। उसके क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बायर बिकम लायबल टू सेलर for to sell for any loss caused by his neglect or refusal and also for a reasonable charge for the care and custody of the goods। तो यहाँ पे अगर बायर की नेग्लिजेंस की वजह से, उसके रिफ्यूजल की वजह से कोई सेलर को नुकसान होता है तो सेलर कैन क्लेम दैट अमाउंट फ्रॉम द बायर, है ना। और बायर जो सेलर है उससे और गुड्स भी और पैसों की डिमांड भी कर सकता है, टू टेक केयर और टू टेक द गुड्स इन द कस्टडी एंड टू टेक केयर ऑफ देम, ठीक है। So these are the rules as to delivery of goods, which are over now. And the last topic within this performance of contract of sale is rules as to delivery। this we have done, acceptance of goods by buyer। तो अभी तक हमने ये माना है कि बायर एक्सेप्ट कर लेगा, सिर्फ लास्ट वन में कहा है liability of buyer when buyer refuse to accept the goods। तो एक्सेप्ट किस तरीके से होता है, the buyer is deemed to have accepted the goods in any of the following circumstances। तो कौन कौन से circumstances में assume कर लिया जाएगा that goods have been accepted by the parents। when he informed the seller that he accepted the goods, या तो वो सेलर को बताए कि भैया मैंने गुड्स वो कर लिए, लॉस्ट, सॉरी
When informs the seller that he has accepted the goods. तो बायर किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, जब बायर सेलर को बता देता है दैट नाउ आई एम एक्सेप्टिंग द गुड्स। सेकंड केस है जब उसको ये होता है कि भैया पहले तो हम where he does any act in relation to the goods which amounts to acceptance, that is consumes, resell or pledges etc. तो ऐसे गुड्स, यहाँ पर हम उन गुड्स की बात कर रहे हैं जिन गुड्स को बहुत ही इजीली कंज्यूमर गुड्स में या फिर उसको कंज्यूम कर लिया जा रहा है, उसको यूज कर लिया जा रहा है, उसे रिसेल कर लिया जा रहा है या उसे रिपेयर के लिए भेजा है। तो इस केस में भी इन केस any act in relation to the goods which amount to acceptance ठीक है। तो यहाँ पे बायर क्या करता है, बायर सेलर को कुछ कहता नहीं है बट कुछ ऐसा कर देता है जिसे एज्यूम कर लिया जाता है कि यस बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड। तो बायर क्या कर रहा है इस केस में, या तो गुड्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसे कंज्यूम कर लिया, उसे रीसेल कर दिया। रीसेल आप कब कर सकते हो, व्हेन यू आर द ओनर, तो दैट मींस यू आर एक्सेप्टिंग द गुड्स। या फिर आप किसी से उधार लेके अपने गुड्स को प्लेज पर रख रहे हो। तो इन सब केसेस में बायर कुछ डायरेक्ट एक्सप्रेसली नहीं बताता है सेलर को, बट अपने एक्ट से बता देता है दैट नाउ आई एम एक्सेप्टिंग द गुड्स सेंट बाय यू। एंड द थर्ड केस इज व्हेन ही रिटेन द गुड्स इवन आफ्टर द रैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। तो अगर टाइम पीरियड अग्रीड हुआ है सेलर और बायर के बीच में, सेलर कहता है भैया 10 दिनों का टाइम है, 10 दिनों में अगर तेरे को नहीं आता तो तू एक्सचेंज कर सकता है, इनको बदल सकता है। ठीक है, तो इस केस में अगर उस पर्सन ने, बायर हैज टेकन और केप्ट द गुड्स फॉर लॉन्ग, तो यहाँ पे फिक्स टाइम भी लैप्स हो चुका है, और अगर फिक्स टाइम गिवन नहीं है तो रीजनेबल टाइम भी खत्म हो चुका है, बट बायर ने अपने पास गुड्स रखे हुए, ना तो वो ये बता रहा है कि उसने एक्सेप्ट किया है, ना ही वो बता रहा है कि उसने रिजेक्ट किया। तो इस केस में सेलर विल टेक दैट ही हैज रिजेक्टेड द गुड्स। तो वो सिर्फ उसने अपने पापा को बताया कि उसने अपने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो अगर वो ऐसा नहीं बताता तो उस केस में भी ये मान लिया जाएगा कि बायर इज रिटेनिंग द गुड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इसको भी वाइंड अप कर लेते हैं। बस पानी पीने दो मुझे 2 मिनट। ठीक है, हाँ, तो हमारा डिलीवरी ऑफ गुड्स का टॉपिक भी खत्म हो चुका है। अब आप 5 मिनट की डाउट क्लास ले लो, 5 मिनट की डाउट सेशन ले लेते हैं जल्दी से। किसी को कोई डाउट है डिलीवरी ऑफ गुड्स में तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं ये स्टार्ट करके उससे खत्म करते हैं फिर जल्दी से। ठीक है, आप लोग ऐसा करो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरा नंबर लिख लो, तो फिर उससे आप लोग ही व्हाट्सएप का ग्रुप बना लो। ठीक है, और जितने भी ग्रुप्स होंगे मैं सबको फिर मर्ज कर लूंगी। ठीक है, तो आप लोग मेरा नंबर लिख लो और फिर ग्रुप बना के मुझे ऐड कर देना उसमें, अपना नाम और मुझे मेंशन जरूर कर देना कि आप एसएल के स्टूडेंट हो। ठीक है, सो माय नंबर इज राइट डाउन 9899187622 सिंपी बंसल 9899187622। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे आप क्या करो, जिसका भी अनोनिमस नाम से जो ग्रुप अनोनिमस नाम से जो भी स्टूडेंट है, आप ऐसा करो कि आप अपना नंबर दो और यहाँ पे सबको अपना नंबर, मैं आपका नंबर बता दूंगी, फिर आपके पास जो भी मैसेज आते रहेंगे आप उसको ऐड करते रहना, ठीक है। तो अनोनिमस नाम का स्टूडेंट जो है अपना नंबर मुझे दे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर मैं उसे पब्लिश कर दूंगी। तो जिसके पास जिसको भी इस ग्रुप में ऐड होना है वो अनोनिमस को मैसेज कर देगा और अनोनिमस उसे ऐड कर लेगा उस ग्रुप में, ठीक है। तो अनोनिमस आप अपना नाम और अपना नंबर मुझे बताओ, और उसके बाद फिर हम इसको आपको ऐड आपकी ड्यूटी बनेगी कि फिर आप सबको उसमें ऐड कर लेना, जिसका भी मैसेज आपके पास आएगा, ठीक है। तो मैं आपका नंबर यहाँ पे सब स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर लूंगी। तो अनोनिमस जो भी है, आपका नाम और अपना नंबर मुझे बता दो। अंजलि, आप कोई भी रजनी जगोटा का कोई भी 2-3 साल पुराना भी एडिशन ले लोगे तो उसमें भी काम चल जाएगा, लेटेस्ट लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो अनोनिमस जो भी है अपना नंबर आप मुझे शेयर करो इसमें, यहाँ पे चैट में, और आपका नंबर मैं सब बच्चों को बता देती हूँ, फिर आपके पास जो भी मैसेज आएंगे स्टूडेंट्स के उनको आप ऐड करते रहना। चलो, अनुराग ने मुझे अपना नंबर दिया है। अनुराग, आपका नंबर मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप ग्रुप बना लो एसएल का, बिजनेस लॉ का, ठीक है। तो आपका नंबर मैं डाल रही हूँ अनाउंसमेंट में, 9560। एक मिनट रुको बस। अच्छा, किसी ने ऑलरेडी ग्रुप बना लिया है। तो ये किसने बनाया है ग्रुप? राहुल प्रसाद, ठीक है। मैं इनका नंबर आपको शेयर कर रही हूँ। इनको राहुल प्रसाद and his number is 8920476418। तो जो भी स्टूडेंट्स इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो राहुल प्रसाद को मैसेज कर दें। राहुल, अब आपकी ड्यूटी है, उसको आप हर स्टूडेंट को आप ऐड करते रहना जिसके भी आपके पास बिजनेस लॉ की क्लास के स्टूडेंट्स के नंबर आते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है राहुल, चलो। तो मैं उसी ग्रुप पे अपनी पीपीटीज आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए, सो अनपेड सेलर एंड हिज राइट्स। तो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे सेलर, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि सेलर जिसको पेमेंट नहीं हुई है उसकी क्या स्टेटस है और उसके क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम क्लास को शुरू करते हैं और इसे फिर जल्दी से खत्म भी करते हैं। ओके, अनपेड सेलर का मतलब क्या है? व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड का मतलब है ऑफर भी नहीं करा है बायर ने कि उसे पेमेंट करेगा वो सेलर को, ना ही बायर ने पे करा है, ना ही उसे ऑफर करा है कि भैया मैं तुम्हें फ्यूचर में पे कर दूंगा, उसको बोलते हैं अनपेड सेलर। या फिर अनपेड सेलर को जो पेमेंट हुई है बायर की तरफ से, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई चेक दे दिया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया है, और वो जब जब सेलर ने उसे अकाउंट में डलवाया, उसको इनकैश कराने की कोशिश की तो पता लगा कि भैया उस अकाउंट में तो पैसे नहीं है, डिसऑनर हो गया। तो ये दोनों ही केसेस में क्या हो गया, वो जो सेलर है वो क्या बन गया है, अनपेड सेलर बन चुका है। तो अनपेड सेलर हम किस किस को बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो, द पर्सन विच इज अनपेड ईदर होली और पार्टली, या तो किसी को पूरा ही पैसा नहीं मिला है उसके गुड्स का, या फिर पार्ट में पैसा मिल गया पार्ट में नहीं मिला, ठीक है। तो उसको भी आप अनपेड सेलर बोलोगे। या फिर अगर उसको पेमेंट हुई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है, जिस अकाउंट से पैसे निकलने तो उस अकाउंट में पैसा ही नहीं है, चेक बाउंस हो गया है, तो उसको भी अनपेड सेलर बोलेंगे। या फिर अनपेड, अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट को देखो,
जो सेलर पैसे लेने से रिफ्यूज कर रहा है, देखो मैं सेलर हूँ, मेरे पास गुड्स है, मैं कहती हूँ भैया मेरे को चेक दिया जा रहा है, मैं मना करूँ भैया मुझे चेक नहीं चाहिए, या ऑनलाइन पेमेंट के लिए मुझे ऑफर हुआ है कि भैया हम गूगल पे से या पेटीएम से आपको ऑफर ट्रांसफर कर देते हैं, बट सेलर ने ही रिफ्यूज कर दिया, नहीं मुझे इस तरीके से पेमेंट नहीं चाहिए, तो उस केस में आप अनपेड सेलर नहीं माने जाओगे। मतलब आपको ऑफर हुआ है कि आप पेमेंट ले लो, आपने मना कर दिया, यू आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द मनी, दैट मीन्स यू आर नॉट एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर में सेलर wants money and buyer is not paying money, ये चीज है, ठीक है। नाउ राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, देखो राइट को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जो अनपेड सेलर का राइट है गुड्स के ऊपर जो वो सेल कर रहा है, या फिर जो बायर है उसके अगेंस्ट में जो राइट्स हैं। तो दो पार्ट्स में हमने उन राइट्स को डिवाइड किया है। अब राइट्स अगेंस्ट गुड्स की बात करते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है कि नहीं हुई है, या फिर अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो राइट ऑफ लियन है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट है, या फिर रीसेल है। तो हम तीनों इसमें चीजों को लेंगे जब गुड्स उसके पास पोजेशन चला गया बायर के पास या नहीं गया, तो अलग अलग चीजें हैं इसमें। सो ये तब है जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है बायर को। सेकंड केस है जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो इस केस में भी या तो सेलर जो है डिलीवरी देने से मना कर देगा, विद होल्डिंग डिलीवरी, कि भैया तुम्हें तो ओनरशिप ही नहीं है, गुड्स भी नहीं मिलेंगे, या फिर गुड्स उसके पास आप उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेते हो। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, स्टॉपेज रास्ते में है डिलीवर होने से, उसको आप रोक लेते हो, या फिर उन गुड्स को रीसेल कर देते हो, ठीक है। राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनल, बायर के खिलाफ आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, आप उससे पैसा क्लेम कर सकते हो अपने गुड्स का, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, या फिर जो पेमेंट उसने लेट करी है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ले सकते हो उससे। तो ये सारे अधिकार हैं अनपेड सेलर के। तो इससे हम डिटेल में पढ़ते हैं। व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड, तो जब गुड्स के ऊपर ट्रांसफर, गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है बायर को, तो इस केस में राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन का मतलब क्या है, किसी और के गुड्स, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, किसी और के गुड्स पे अपना अधिकार आपने जमा लिया, किसने, सेलर ने। इट मींस रिटेनिंग पोजीशन ऑफ गुड्स अंटिल ड्यू चार्जेस आर पेड, जब तक उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो पे नहीं हो जाते तब तक उन गुड्स के ऊपर आपका पोजीशन है। मतलब वो गुड्स किसने रख लिए, सेलर ने रख लिए। गुड्स हो किसके गए, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है बट पोजीशन नहीं ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पे सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन, वो उसके गुड्स को अपने पास रख सकता है, उसके गुड्स हो चुके हैं क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। इट कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन द गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ सेलर, तो ये तभी हो सकता है जब गुड्स होंगे सेलर के पास। गुड्स अगर बाहर तक पहुंच चुके हैं तो उस केस में तो लियन हो ही नहीं सकता, ठीक है। इट कैन बी एक्सरसाइज इन फॉलोइंग केसेस, तो ये कब कब हो सकता है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, जब गुड्स को जब बेचा गया तो क्रेडिट टाइम की कोई बात नहीं हुई थी, तो ये कोई बात नहीं थी कि बायर से 10 दिनों में पे करेगा कि 20 दिनों में, बायर ने पे ही नहीं करा, ठीक है। सेकंड चीज, जब क्रेडिट की बात हुई थी, बायर ने कहा था कि भैया तुम मुझे गुड्स दे दो, मैं तुम्हें 10 दिनों में पे कर दूंगा, और वो टाइम पीरियड निकल चुका है, उस केस में आप राइट ऑफ लियन ले सकते हो, अपने पास पोजीशन रख सकते हो उन गुड्स का। या फिर बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, भैया उसके पास कैपेसिटी नहीं है पे करने का, कहां से करे। Where an unpaid seller has delivered goods in part, he may exercise lien over remaining goods, मेरे को 10 किलो किसी को कोई चीज देनी थी, या फिर 100 पेयर किसी को भेजने थे, 50 भेज चुकी हूँ, 50 रहते हैं, तो जो रह गए हैं मैं उसको अपने पास जब्त कर सकती हूँ, रख सकती हूँ, ठीक है। लियन कैन बी यूज्ड टू क्लेम प्राइस ओनली एंड नॉट फॉर अदर एक्सपेंसेस, तो लियन आप किसी की प्रॉपर्टी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हो चुकी है बायर की, उसकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में तभी रख सकते हो जब आपको उसका प्राइस चाहिए, किसी और कोई और खर्चे निकालने के लिए आप राइट ऑफ लियन को यूज नहीं कर सकते। डिलीवरी चार्जेस हो गया, गोडाउन के चार्जेस हो गए, इन एक्सपेंसेस के लिए नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उन गुड्स के प्राइस के लिए ही आप लियन राइट को यूज कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना भैया, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, जब आप ट्रांजिट में ही गुड्स को रोक लेते हो, ट्रांजिट में है, अभी तक गुड्स बाहर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन गुड्स सेलर के पास भी नहीं है, गुड्स बीच में है, रास्ते में है, ठीक है। सो ये अधिकार भी है सेलर के पास कि वो जो गुड्स डिलीवर होने से पहले ही ट्रांजिट में ही गुड्स को रोक ले और अपने पास वापस मंगवा ले। तो इट इज अवेलेबल व्हेन, तो ये कब कब अवेलेबल है सेलर को, व्हेन राइट ऑफ लियन इज लॉस्ट, तो जब राइट ऑफ लियन उसका नहीं हो पाएगा क्योंकि अब उसके पास पोजीशन में नहीं है, वो ट्रांजिट में है, तो वो उसको स्टॉपेज, राइट ऑफ स्टॉपेज को यूज कर सकता है। गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में होंगे तभी तो आप ट्रांजिट में से रोकोगे, ट्रांजिट में नहीं है तो उसे कैसे रोकोगे, तब तो राइट ऑफ लियन है आपके पास, ठीक है। व्हेन गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू अ कैरियर, तो यहाँ पे आपने जो गुड्स है डिलीवरी के लिए किसी डिलीवरी एजेंट को या डिलीवरी कंपनी को, किसी कैरियर को दे दिए, जैसे आजकल बहुत सारी काम अगर आप मिंत्रा से मंगवाते हो, फर्स्ट क्राई से मंगवाते हो, तो वो किसी और डिलीवरी एजेंट को, कंपनी को हायर करते हैं अपने गुड्स को डिलीवर करने के लिए, सप्लाई बायर्स को। तो अगर वो डिलीवरी कंपनी, आपने गुड्स अगर डिलीवरी कंपनी को दे दिए हैं, तभी आप ये स्टॉपेज को यूज कर सकते हो।
तो यहाँ पे कैरियर का मतलब क्या है, जो मीडिएटर गुड्स को ट्रांसफर करेगा सेलर से बायर में, और वो सेलर का पर्सन नहीं, वो इंडिपेंडेंट कोई पर्सन है या फिर कोई कंपनी है। जैसे आजकल बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो सिर्फ डिलीवरी का काम करते हैं, डिलीवरी है या फिर DTDC है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो सिर्फ डिलीवरी का काम करती हैं, एक जगह से उठाया दूसरे तक पहुंचा दिया। तो जब आपने गुड्स उस कैरियर को दे दिए हैं, कैरियर कंपनी बोल सकते हैं उनको, बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अब जब बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है तब ही सिर्फ आप इसका यूज कर सकते हो। अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं है, वो दे सकता है, तब आप राइट ऑफ स्टॉपेज का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली टू रिकवर पेमेंट ऑफ द गुड्स। तो जो लेन में था, तो अगर आप किसी और के गुड्स, बायर के गुड्स को बीच में रोकते हो, तो आप सिर्फ तभी को रोक सकते हो जब उसकी पेमेंट नहीं है, किसी और कारण से आप उन गुड्स को रोक नहीं सकते, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, अब देखो कितने पीरियड को हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिट में है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए, तभी आप उसे स्टॉपेज को यूज कर सकते हो, क्योंकि वो ट्रांजिट में यूज कर सकते हो। तो ट्रांजिट का टाइम पीरियड क्या है, ड्यूरेशन क्या है। अंडर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर और हिज एजेंट, जब तक गुड्स डिलीवर नहीं हो जाते बायर को या उसके एजेंट से, तो जैसे गुड्स सेलर से कैरियर के पास पहुंचे और कैरियर से लेके जब तक गुड्स बायर तक नहीं पहुंचते, ये सारा जो ड्यूरेशन है इसको बोलेंगे ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। एंड इफ बायर rejects the goods and the carrier is in possession of goods, the transit is not deemed to be at end। तो अगर बायर ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया, वो फिर से उसके पास आगे कैरियर के पास, तो फिर से वो ट्रांजिट में चलेगा, मतलब ट्रांजिट अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट, ट्रांजिट को आप किस तरीके से खत्म कर सकते हो, खत्म हो जाएगा या खत्म कर सकते हो। ट्रांजिट कब खत्म होगा, व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द बायर, बायर रिसीव द गुड्स, जब बायर को वो गुड्स मिल चुके हैं, ट्रांजिट खत्म हो गया। Carrier acknowledges to the buyer that the goods have arrived at the destination and he holds the goods on behalf of buyer। तो जो कैरियर कंपनी है उसने गुड्स को बायर के पास पहुंचा दिया है, उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया है। हो सकता है डेस्टिनेशन पे बायर ना हो या कुछ दिनों के लिए वो बाहर हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके बिहाफ पर कैरियर ने ही अपने पास गुड्स को रख लिया है बायर की कंसेंट से, तो वहां पर भी टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैरियर के पास रखा हुआ है बायर के बिहाफ पे, ठीक है, बायर तक रिसीव हो चुका है, हम ये मानेंगे कि डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है। डिलीवरी टू अ शिप चार्टर्ड बाय द बायर, अब देखो सेलर क्या करेगा, सेलर को गुड्स देने हैं बायर को, सेलर कैरियर कंपनी को देगा, कैरियर कंपनी बायर को देगी, लेकिन अगर ये कैरियर कंपनी ही बायर की है तो डिलीवरी कब मान ली जाएगी, जब सेलर इस कैरियर कंपनी तक गुड्स को पहुंचा देगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिलीवरी टू शिप, अगर एक जो क्या कहते हैं, जो सेलर है वो गुड्स को शिप तक पहुंचा देता है और जो शिप के जो ओनर है वो बायर ही है, हाँ, तो इस केस में यहाँ से लेके कैरियर तक की डिलीवरी को ही डिलीवरी मान लिया जाएगा और यहाँ पे ही ट्रांजिट खत्म हो गया। ट्रांजिट कब तक माना जाएगा, जब तक बायर तक गुड्स नहीं पहुंचते, तो अगर आप बायर के कैरियर तक भी पहुंच गए तो भी वो ट्रांजिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कैरियर्स wrongful refusal to deliver the goods to the buyer, अब देखो भैया सेलर और कैरियर के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, क्या हो गया, कैरियर ने ही मना कर दिया बायर को गुड्स देने में, ठीक है, तो वहीं पे वो ट्रांजिट भी खत्म हो जाएगा। या बीच में कुछ झगड़ा हो गया, मतलब उसे दिल्ली से केरला जाना था, कर्नाटका पहुंच के कहते हैं भैया हम तो नहीं देंगे, बायर तो बदतमीज है या जो भी है, उसने पेमेंट नहीं करी या कुछ भी कारण हो सकता है, तो कैरियर ने रिफ्यूज कर दिया कि भैया हम उसे डिलीवर नहीं करेंगे, तो वहां पर भी ट्रांजिट वहीं कर्नाटका में ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। एंड द लास्ट इज in case of part delivery the remainder of those goods may be stopped in transit। अगर part delivery है, मतलब installments में delivery हो रही है, तो goods को transit में रोका जा सकता है unless such part delivery has been given in such circumstances as to show an agreement to give up possession of the whole of the goods। देखो यहाँ पर आप remainder of goods को stop कर सकते हो transit में तब कर सकते हो जब दोनों के पार्टीज के बीच में, बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि जो सारे गुड्स हैं उनका पोजीशन सेलर से बायर तक जा चुका है। उस केस में, मतलब अगर इंस्टॉलमेंट का ही एग्रीमेंट होता तो इसमें आप स्टॉप नहीं कर सकते, तो वो चीज यहाँ पे काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट है कि उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि जैसे ही गुड्स यहाँ सेलर के पास से जाएंगे तो सारे ही गुड्स बायर तक पहुंचेंगे इकट्ठे, लेकिन अब सेलर इंस्टॉलमेंट पर भेज रहा है, एग्रीमेंट हुआ है कि सारे जाएंगे, भेज रहा है वो इंस्टॉलमेंट में, तो उस केस में आप पार्ट उसको गुड्स को पोजेस वो कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो ट्रांजिट में, ठीक है। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड, अब ये किस तरीके से इफेक्ट होती है, सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ईदर, किस तरीके से सेलर उसको यूज कर सकता है, या तो वो कहे कि भैया जो ट्रांजिट में जो गुड्स हैं वो हमें वापस कर दो, कैरियर को ये कहेगा, या फिर वो कैरियर को बोलेगा, नोटिस भेजेगा, जो भी कैरियर है उसका, सपोज मैंने किसी एक ट्रक की कंपनी को, लॉजिस्टिक्स कंपनी को दिया कि आपको बायर को गुड्स भेजने हैं,
मेरा बायर ने पेमेंट से मना कर दिया, ठीक है, तो या तो मैं ही जो सेलर है मैं उनका गुड्स का वो ले लूंगी, पोजीशन ले लूंगी, या फिर अब वो गुड्स निकल चुके हैं, तो सपोज केरला जाना था, कर्नाटका पहुंच चुके हैं, तो मैं किसको इन्फॉर्म करूंगी? जो ट्रक वाला गुड्स को लेके जा रहा है, या तो उसी पर्सन को जो उसके पास अभी वो गुड्स है उसको इन्फॉर्म करूं, या फिर उसके मास्टर को, मतलब जो उस एजेंट का प्रिंसिपल है, उस कंपनी का जो भी मालिक है, उसको मैं इन्फॉर्म करूं कि भैया मेरे गुड्स वहां तक नहीं पहुंचने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सेलर एक्सरसाइज कर सकता है अपने राइट को, राइट ऑफ स्टॉपेज को। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल, जो थर्ड केस है, प्रिंसिपल के पास रीजनेबल टाइम होना चाहिए कि वो अपने एजेंट को इन्फॉर्म कर सके कि भैया बायर को मत देना। अब बिल्कुल ही जो बायर है उसके गेट पे पहुंच गया, बायर जो कैरियर है उसके बायर के गेट पे पहुंच गया, उसके बाद आप प्रिंसिपल को बता रहे हो भैया कुछ नहीं पहुंचनी चाहिए, तो प्रिंसिपल के पास तो टाइम ही नहीं बचा ना उसे इन्फॉर्म करने का। वो इतने में एजेंट को फोन करेगा, एजेंट तो उसको दे के निकल भी लेगा बायर को, है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के पास इनफ टाइम होना चाहिए कि वो अपने एजेंट को इन्फॉर्म कर सके। अब यहाँ पे देखो, अगर जो सेलर है उसे स्टॉप करता है ट्रांजिट में, तो उस केस में कैरियर की क्या ड्यूटी बनती है? तो कैरियर क्या करेगा? वो उन गुड्स को सेलर के पास वापस पहुंचा देगा, एंड द एक्सपेंसेस ऑफ रीडिलीवरी विल बी बोर्न बाय द सेलर, और उसका जो खर्चा है वो कौन उठाएगा? सेलर उठाएगा, डिलीवरी का, रीडिलीवरी का, ठीक है। अब देखो, थर्ड राइट है राइट ऑफ रीसेल। तो दिस इज क्रिएटेड आफ्टर पोजेशन ऑफ गुड्स बाय अनपेड सेलर, दो थ्रू राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो या तो आपके पास पोजेशन किस तरीके से है, राइट ऑफ लियन से, या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट से। अगर आपके पास पोजेशन आ गया गुड्स का, उस केस में उन गुड्स को आप रीसेल कर सकते हो। तो दिस राइट इज क्रिएटेड आफ्टर राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज, ठीक है। तो पहले राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है राइट ऑफ रीसेल। ही कैन रीसेल द गुड्स एज पर द फॉलोइंग प्रोविजन। अब क्या क्या प्रोविजन है? इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स विदाउट एनी नोटिस टू बायर, तो बिना नोटिस दिए बायर को आप पेरिशेबल गुड्स को तभी रीसेल कर सकते हो, या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भैया अगर बायर पेमेंट नहीं करेगा तो उसे सेलर रीसेल कर देगा। सो वेयर सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व्स द राइट टू रीसेल, उसने एक्सप्रेस कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट में। या फिर थर्ड केस है, ये दोनों केसेस अगर नहीं है तो क्या करेगा? सेलर नोटिस देगा बायर को कि भैया इतने टाइम में अगर आप पेमेंट नहीं करते तो मैं इन गुड्स को रीसेल कर दूंगा। इस तरीके से आप उसे रीसेल कर सकते हो। इन केस ऑफ लॉस इन रीसेल, अगर रीसेल आप करते हो उन गुड्स को और आपको कुछ वैल्यू का नुकसान होता है, तो उस वैल्यू के नुकसान को आप ओरिजिनल बायर से, जिसने पेमेंट नहीं करी, उससे आप क्लेम कर सकते हो। बट अगर रीसेल में आपको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट सारा का सारा सेलर का होगा, उसे आप बायर के साथ में शेयर नहीं करोगे, बायर को नहीं दोगे, ठीक है। एंड द न्यू बायर विल गेट द गुड टाइटल अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, और जो नया बायर है उसको पूरा अच्छे से टाइटल मिलेगा, वो उसका ओनर बन जाएगा। एंड नोटिस ऑफ रीसेल, अब जो हमने नोटिस की बात करी थी, जो बायर को नोटिस आएगा कि भैया सेलर उन गुड्स को रीसेल कर देगा अगर आप टाइमली पे नहीं करते हो, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या क्या है। इट इज नेसेसरी टू सेंड अ नोटिस ऑफ रीसेल टू द बायर except in case of perishable goods and where the seller expressly reserves the right of resale। तो जो शुरू में हमने 2 पॉइंट पढ़े थे ना, पेरिशेबल और एक्सप्रेसली रिजर्व वाले, वो दोनों केसेस को छोड़ के बाकी हर केस में, रीसेल के केस में सेलर को बायर को नोटिस भेजना पड़ेगा पहले, तभी वो उनको रीसेल कर सकता है। एंड बायर शुड, और इसका पर्पस क्या है रीसेल, नोटिस ऑफ रीसेल का, कि एक बायर को आप दूसरी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे और पेमेंट करे और गुड्स को ले। एंड इफ सेलर रीसेल्स विदाउट गिविंग नोटिस टू बायर, अगर सेलर ने बिना नोटिस दिए रीसेल कर दिया, तो उस केस में सेलर को अगर कोई नुकसान होता है रीसेल में तो वो बायर से क्लेम नहीं कर सकता, और अगर कोई प्रॉफिट होता है रीसेल में, सरप्लस होता है, तो उसे बायर को देना पड़ेगा, क्योंकि बायर उसका ट्रू ओनर है, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय बायर। जो बायर है, अगर गुड्स उसके पास हैं, ठीक है, पोजेशन उसके पास उन गुड्स का, लेकिन उसने पेमेंट नहीं करी, उस केस में अगर बायर उन गुड्स को दोबारा से सेल कर देता है, या फिर किसी और के पास गिरवी रखवा के उससे लोन ले लेता है उस गुड्स के बदले, उस केस में क्या होगा? अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लेन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड। तो अनपेड सेलर तभी अपना राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है, उस राइट पे कोई उसका अफेक्ट नहीं होगा। तो सेलर के पास पूरे अधिकार रहेंगे, बायर उनका कुछ भी करे गुड्स का, ठीक है। Example, A sold goods to B of Mumbai and goods are handed over to railway for transmission to B. A ने गुड्स पहुंचा दिए, A ने गुड्स दिए सेल करे B को, और वो गुड्स मुंबई जाने हैं, तो A ने क्या करा, रेलवे में वो गुड्स पहुंचा दिए और कहा कि भैया देखो ये B तक आ जाने, पहुंच जाने चाहिए। बीच में ही अभी तक गुड्स पहुंचे नहीं है, B ने उन गुड्स को सेल कर दिया C को, और B इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब क्या है, A कैन स्टिल एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो अभी तक B तक पहुंचे नहीं है गुड्स, तो A के पास ये अधिकार है कि वो उनको ट्रांजिट में ही गुड्स को रोक दे। समझ में आ गया? सो pledging by buyer or subsale by buyer will not affect the rights of unpaid seller.
बट इसके दो एक्सेप्शंस हैं जहां पे सेलर का राइट ऑफ लेन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाएगा अगर बायर उन गुड्स को प्लेस कर देता है या फिर सेल कर देता है किसी और को। तो ये कब खत्म होगा? when if it has been extended by the seller, he loses his right of lien or stoppage in transit। जब खत्म हो जाएगा जब सेलर को ये पता है बायर उसको गिरवी रख के पैसा ले रहा है या उसे सेल कर रहा है और सेलर उससे सहमत है, सेलर उसके लिए उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, तो ये माना जाएगा कि नाउ सेलर हैज गिवन हिज एसेंट, उसने उसको अप्रूव कर दिया उस सेल को या प्लेज को। उस केस में उसके दोनों राइट्स खत्म हो जाएंगे सेलर के। या फिर इफ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैज बीन इशूड, और अगर सेलर ने टाइटल टू गुड्स इशू कर दिया है या ट्रांसफर कर दिया बायर को एंड बायर ट्रांसफर्स देम टू अनदर बायर, और बायर ने उस डॉक्यूमेंट को तीसरे बायर को ट्रांसफर कर दिया है, तो भी अनपेड सेलर के राइट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर। और इसके बाद इस स्लाइड के बाद हमारी क्लास, हमारा सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट यहीं पे खत्म होता है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, हमारी क्लास होगी पार्टनरशिप प्रोविजन रिलेटेड टू पार्टनरशिप। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फ्राइडे को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।